है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। निफ्टी बैंक रिकॉर्ड हाईस पर कर रहा है कारोबार, लेकिन बाकी मार्केट में ऊपरी लेवल से दिख रही है मुनाफा वसूली। क्या हो आपकी क्लोजिंग की रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस। बाजार में आज बैंकिंग शेयरों की बहार। 3 जून के बाद निफ्टी बैंक ने बनाया नया शिखर। ICICI बैंक, HDFC, इंडसइंड ने बढ़ा जोश। निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स भी पहुंचे रिकॉर्ड हाईस पर, लेकिन ऊपरी लेवल से दिखी मुनाफा वसूली। रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा तगड़ी मुनाफा वसूली, 3% फिसला इंडेक्स। सरकारी कंपनियों का इंडेक्स भी करीब 1.5% नीचे। साथ ही ऑटो और FMCG शेयरों में आज भी गिरावट कायम। इंडस टावर में वोडाफोन PLC ने बेची 22% की हिस्सेदारी। 18,811 करोड़ में हुआ सौदा। वोडाफोन PLC ने कहा रकम का इस्तेमाल कर्ज भुगतान में करेंगे। भारती ग्रुप ने खरीदा इंडस टावर में 1% हिस्सा। बाजार में आज बड़ी ब्लॉक डील्स का दिन। ग्लेन फार्मा में करीब 6.24 इक्विटी का करीब 1820 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। ZF कमर्शियल्स में भी करीब 7.6% इक्विटी करने बदले हाथ। सेंसर इंजीनियरिंग, विंसर मशीन्स में भी हुए आज लार्ज ट्रेड्स। और 22 जून की GST काउंसिल की बैठक से पहले फर्टिलाइजर स्टॉक्स में दिखा जोरदार एक्शन। 8% के उछाल पर वायदे का टॉप गेनर है चंबल फर्टिलाइजर। वहीं कॉरमेंडल, RCF, फैक्ट जैसे काउंटर्स भी 4 से 9% भागे। GST से फर्टिलाइजर को बाहर करने पर चर्चा संभव। और कॉनकॉर की विनिवेश प्रक्रिया अभी नहीं होगी शुरू। सूत्रों के मुताबिक विनिवेश विभाग का रेल मंत्रालय से नहीं मिला पॉजिटिव रिस्पांस। फिलहाल निवेशक के पक्ष में नहीं है रेल मंत्रालय, विनिवेश के पक्ष में नहीं है रेल मंत्रालय। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर के बाद शेयर में करीब 3% का दबाव। इस वक्त की एक बड़ी खबर, निफ्टी बैंक इज एट ऑल टाइम हाई। करीब निफ्टी बैंक ने, जब आप और मैं हेडलाइंस ले रहे थे, 51,467 का एक ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। आपको आप यकीन नहीं मानेंगे, आज 12 बजे के आसपास 51,200 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वही 30 लाख। डॉक्टर साहब, वो जरा 12 बजे के स्टैट्स लेके आइए जो आप आवाज पे डिस्कस कर रहे थे। और इस मोमेंट की सबसे बड़ी खबर यही है, आई थिंक इट्स निफ्टी बैंक। और ये एक्सपायरी का दिन था, याद रखिएगा, एक्सपायरी के दिन इसने अपने मल्टीपल कॉलाइटर्स क्लस्टर्स को ट्रैप किया है। पहले 51,000 क्लोजर टू आई थिंक मेरे ख्याल से 10-10:30 के आसपास उसको ट्रैप किया। 12 बजे का शो कर रहे थे फ्यूचर एक्सप्रेस। मैंने क्या कहा था आपको, HDFC बैंक अपने दमखम पे हंसता इतना पोटेंशियल रखता है कि इस एक्सपायरी के पूरे लेवल्स को तब्दील कर सकता है। जरा वो 2 बजे की स्लाइड लिखे आइए जो ऑप्शंस के शेयर्स हमने देखे थे। 51,200 की कॉल का एग्जैक्टली 12:02 पे जो आउटस्टैंडिंग हुआ था वो था करीब 30 लाख का। बात यही हुई थी कि द मूवमेंट यू विल क्रॉस 51,250, ये एक स्विंग देगा टुवर्ड्स 51,500। हर्षता वहां का आउटस्टैंडिंग वाई घटा, यानी करीब 30 लाख का 19 लाख, यानी वो कॉल राइट टू ट्रैप। और ट्रैप होते ही साथ HDFC बैंक ने निफ्टी बैंक की बिल्कुल तस्वीर बदल दी। निफ्टी बैंक एट ऑल टाइम हाई। हर्षता एक्सपायरी स्विंग जो था ना हर्षता, ये थर्ड इंट्राडे एक्सपायरी स्विंग था जो आज HDFC बैंक की बदौलत स्पॉन्सर हुआ। हर्षता, ओवर टू यू। जी हाँ, एक जोरदार तेजी, और इसी के बल पर आज देखिए वीरू, मार्केट के लिए आप कह सकते हैं अच्छा दिन है, वरना निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स ऊपरी लेवल से काफ़ी हल्के होते हुए दिखाई दिए हैं। क्लियरली आप देखिएगा निफ्टी अब सिर्फ 7 पॉइंट ऊपर। हाउएवर निफ्टी डे लो से कुछ रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन पूरा का पूरा फोकस उस एक ऐसे इंडेक्स पर जो एक लैगर्ड था, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, और वो है निफ्टी बैंक। उसी के नाम आज की तेजी साफ बनती दिखाई दे रही है। वीरू, स्ट्रैटेजी कुछ है फिर निफ्टी के लिए, या फिर निफ्टी बैंक पर ही पूरा जोर लगाए? देखिए हर्षता, बेटर है निफ्टी बैंक पे फोकस करें। देखिए हर्षता, 2 चरणों में आज ट्रेड मिले। सुबह की डॉक्टर साहब कमेंट्री लेके आइए। मैं आपको एक बात कह रहा हूं यहाँ पे, मैं क्योंकि एक फैक्ट पे आऊंगा। सुबह के लेवल्स लेके आइए प्लीज। द मोमेंट यू विल क्रॉस 5640, जैसे ही 50-640 कटेगा आपको एक स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 740, और 740 कट गया तो करीब
51,067 आपको मिलेगा। सुबह बात हुई थी हमारी मॉर्निंग कॉल में, एग्जैक्टली ये 2 बजे हमारी क्या बात हुई कि 51,067 आ गया, HDFC बैंक ने एक मूव स्पॉन्सर कर दिया और 2 बजे 51,200 की कॉल का आउटस्टैंडिंग 30 लाख था। और मैंने वो कहा था कि छोड़िएगा मत, HDFC बैंक तब्दील कर सकता है। तो हर्षता एक मूव आ चुका है, बट मैं फिर कह रहा हूं कि अगर 51,510 कटा तो HDFC बैंक फिर एक मूव देगा, और फिर अगर ये 150 यानी करीब करीब 51,738 51,740 तक का मूव दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इट्स मोमेंटम। अच्छा, निफ्टी बैंक के बाद अगर आप निफ्टी को देखें हर्षता, HDFC बैंक के साथ चलना, आई थिंक HDFC बैंक का चलना, आई थिंक इट्स गुड न्यूज़ फॉर निफ्टी बैंक, बट रिलायंस का बैकफुट पे आना, L&T का बैकफुट पे आना, वो खल रहा है इस वक्त निफ्टी को। एज ऑफ नाउ मैं कोई ट्रेड पिक नहीं करूंगा निफ्टी पर, कोई ट्रेड पिक नहीं करूंगा, लेकिन मेरा आई थिंक अगर आप दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन पूछें प्रेफर्ड कि वो क्या है, तो मैं कहूंगा एक निफ्टी IT पर नजर रखिए, बैंक निफ्टी, HDFC बैंक और निफ्टी IT। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं, निफ्टी IT ऑलमोस्ट अपने पिछले 5-7 सेशन की एक स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी को बाइसेक्ट करने की तैयारी कर रहा है। तो हर्षता, मेरा सारा ध्यान HDFC बैंक पे, निफ्टी बैंक पे और एक IT स्टॉक्स। IT यकीन मानिए हर्षता, बहुत एक अच्छे ब्रेकआउट के जंक्चर पे, एक लेवल पे खड़ा हुआ है। ओवर टू यू। तो शायद अगला मूव होपफुली IT काउंटर्स की तरफ से आएगा, उस पर आगे डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन फटाफट से आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग काउंटर स्क्रीन पर लेकर आते हैं। गौर करिएगा, आज बैंकों की तरफ से ही बड़ा ड्राइव देखने को मिला है तेजी में। तो आज गेनर्स में कुछ बैंक्स भी मेंशन होंगे, लेकिन लार्जली जो मोमेंटम है वो दिग्गज बैंकों ने ही संभाला है। HDFC बैंक 3% ऊपर, 1656 आ गया। एक्सिस बैंक में 2.5% का इजाफा, ICICI बैंक 2.5% ऊपर, तो इंडसइंड बैंक भी करीब करीब 2% तक की तेजी में है। फर्टिलाइजर कंपनियों का बोलबाला है, चाहे वो चंबल हो, कोरोमंडल हो या फिर दीपक फर्टिलाइजर, वहाँ बलरामपुर चीनी के साथ बाकी शुगर कंपनियां भी तेजी में हैं। लेकिन बैकफुट पर टाइटन है आज। L&T, हिंडाल्को, अदानी एंटरप्राइजेस जैसे काउंटर्स में हम देख रहे हैं कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। साथ ही आज गोदरेज प्रॉपर्टीज, ABB इंडिया, जी एंटरटेनमेंट और AB फैशन एंड रिटेल, ये स्टॉक्स है जहां पर कुछ मुनाफा वसूली के सौदे बनते दिखाई दिए हैं। लेकिन कुल मिलाकर घूम फिर के अगर कोई ट्रेड ले रहा है तो वो निफ्टी बैंक के इर्द गिर्द ही ले रहा है। ऐसे में क्या आपकी रणनीति हो, उस पर करेंगे हम बातचीत डिटेल में। हमारा पैनल तैयार है। फंडामेंटल्स पर गौरांग शाह हमारे साथ है, टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, अमित सेठ, विकास सालुंके से होगी बातचीत। 2:15 बजे फोकस में आज के 2 स्टॉक्स HDFC बैंक और वोडाफोन, इस पर यतिन को जोड़ेंगे। फिर कॉनकॉर के विनिवेश की गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, इनफैक्ट ये डीरेल हो रही है। लक्ष्मण आपको सारी खबरें बताएंगे। 2:30 बजे डिफेंस कंपनियों के लिए खास एक नया फंड ऑफर लेकर आया है मोतीलाल ओसवाल, इस पर प्रतीक ओसवाल से होगी बातचीत। साथ ही 2:50 पर हमारे साथ मार्केट बिग वॉइस में प्रकाश दीवान .in के प्रकाश दीवान जुड़ेंगे। फिर डीलूम का जायजा लेंगे, BTST STBT क्लोजिंग की स्ट्रैटेजी और क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो आपने अभी हर्षता से एग्जैक्टली इस कार्यक्रम में आज क्रम क्या होगा वो समझा। अभी निफ्टी बैंक को स्क्रीन पे रखिए। अब बात करते करते 51,483 टिक बाय टिक लेके आइएगा। और अब जानते हैं क्या हो रहा है। अब HDFC बैंक, अब कोटक महिंद्रा बैंक, अब एक्सिस बैंक, अब ICICI बैंक, जिसे कहते हैं ना फायरिंग ऑल सिलेंडर्स। और ये एक ऐसा दिन है जहां 4 क्लस्टर्स के कॉल राइटर्स ट्रैप हुए हैं। 50,800, 51,000, 51,200 और अब मैं फिर कह रहा हूं 51,710 भी आ सकता है। तो 51,500 अभी हर्षता में बात कर रहे थे, तब से 400 से 100 पॉइंट का स्विंग आ गया। ट्रेड से ना शुरू करते हैं, पहले काम करते हैं। टेक्निकल पैनल है हमारे साथ। प्रकाश सर नमस्कार, आपका ट्रेड क्या रहेगा सर? मुझसे पूछे यस, स्टॉक जो मुझे पसंद है, स्टॉक गुड आफ्टरनून टू यू वीरू। स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है ICICI बैंक। इस पे तेजी है, 1150 पे ट्रेड कर, स्टॉप हुआ 1140, सिर्फ 10 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 1180 के नजर आते हैं। हो सकता है आज, हो सकता है कल, पॉसिबल है 1180 ICICI बैंक। ओके, ICICI बैंक पहला ट्रेड 1180 के लिए टारगेट के लिए पिक किया गया है फॉर 1150। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, याद रखिएगा, मात्र 1140 रुपए का। मानस आपका ट्रेड? बैंकिंग स्पेस से ही होगा, तो एक्सिस बैंक पे खरीदारी करनी है। फ्रेश ब्रेकआउट है, हाई टॉप हायर बॉटम पहले से ही बन रहे हैं, तो आई थिंक 1204 1204 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है।
1265 1265 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एक्सिस बैंक में। ऑप्शन में आप 1230 का कॉल ऑप्शन जो 14 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 7 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में 35 रुपए के टारगेट सेट कर सकते ओके अच्छा, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? हाँ, जो बचा वो मेरा है। इंडसइंड बैंक। देखिए, इंडसइंड बैंक सुबह भी मुझे लगता है किसी ने बाय दिया था। बहुत बढ़िया पैटर्न है, कंसोलिडेशन देन ब्रेकआउट है, क्लीन ब्रेकआउट है। इंडसइंड बैंक का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 1580। 1538 चल रहा है, 1530 के ऊपर हमारा बाय रहेगा और 1515 ये स्टॉप लॉस होगा। ओके अच्छा, मैं एक सेकंड के लिए रुकूंगा, कहीं ट्रेड मिस ना हो जाए। आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ यहाँ पे। मानस, एक ट्रेड देखिएगा और आई थिंक ये आपका प्रिफर्ड स्टॉक है। लास्ट टाइम पे जब आपने रिकमेंड किया था तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया था इसने। एक बार लेके आइएगा स्क्रीन पे ABFRL, सॉरी आदित्य बिरला कैपिटल, 239 रुपए 30 पैसे, ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। मानस 239.30 अभी अभी मेरी स्क्रीन पे रीडिंग गई, ऑलमोस्ट 140 से लेकर अब तक 210 तक कंसोलिडेशन हुआ है। 239.60 मेरे स्क्रीन पे भाव है इस वक्त। आपका व्यू क्या है इस पे, बताइए। देखिए, बिल्कुल ये नजर में था, बट केवल मैं इंतजार कर रहा था कि 240 के ऊपर सस्टेन करने लगे तो खरीदारी करनी है, क्योंकि देखिए अब अगर ये 245 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको 30-40 रुपए का मूव आपको फौरन फौरन देखने को मिल जाएगा एबी कैपिटल में। बेहतर रहेगा कि आप 240 वाला कॉल ऑप्शन ले लें, वो ज्यादा सेफ बेट लगता है। 6 रुपए का प्राइस चल रहा है, 3 रुपए के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करिए और ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो इस ऑप्शन में आपको 20 से 25 रुपए तक के भाव भी शायद देखने को मिल जाए। या आपकी नज़र में था, मुझे मालूम था पक्का आपकी नज़र गई होगी। मेन वाइल निफ्टी बैंक 51,570 मूव देखिए जनाब आप, इसे कहते हैं मोमेंटम। अच्छा, राजेश जी की कॉल हो गई यहाँ पे, जो बचा वो उनका इंडसइंड बैंक। अमित सेठ जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी है ना? हाँ अमित जी, बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है। आपका प्रेफर ट्रेड इस वक्त? जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, प्रेफर्ड चॉइस बैंक्स था लेकिन मोस्ट ऑफ देम हैव बीन कवर्ड। उसके बाद जहां स्ट्रेंथ नजर आ रही है दैट इज आइदर केमिकल्स और मिड कैप आईटी। तो मैं मिड कैप आईटी के साथ जाना चाहूंगा, बिरला सॉफ्ट के साथ। बिरला स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्टॉक अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मोमेंटम यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। 690 का प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 710 के और स्टॉप लॉस रहेगा 680 का। ओके तो यहाँ पे बिरला सॉफ्ट है, आपने बिरला सॉफ्ट किया। मैं इनफैक्ट रीड कर ही रहा था इस स्टॉक को, मिड कैप आईटी में बिरला सॉफ्ट ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। और जो मैं कुछ देर पहले वो स्टेटमेंट दिया था ना, आई थिंक निफ्टी आईटी पे नजर रखिएगा, ये मिड कैप आईटी एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है इस पर। देखिए स्क्रीन पे कितना मोमेंटम है। अमित जी का ट्रेड हो गया। अब चलते हैं, एक ट्रेड और पिक करते हैं और हमारे साथ विकास सालू के मौजूद हैं। विकास जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का सर? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। आई थिंक मेरा जो स्टॉक है वो नवीन फ्लोरोकेम है। यहाँ पे मुझे लगता है बहुत पोटेंशियल है अपसाइड में। टेक्निकल एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल रहा है, 200 डीएमए के ऊपर अभी फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो नवीन फ्लोरोकेम यहाँ पे बाय करना है। 3900 4000 के टारगेट के लिए इसको एक वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको रख सकते हैं। एक अच्छा शार्प अपसाइड मूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। नीचे में 3540 का एक स्टॉप लॉस लगाना। ओवरऑल डेली चार्ट पे एक अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना चुका है, तो ओवरऑल यहाँ पे सेटअप बहुत स्ट्रांग है। तो 4000 के टारगेट के लिए इसको बाय कर सकते हैं 3540 के स्टॉप लॉस। ओके तो नवीन फ्लोरिन, और इस पर हम सुबह में भी चर्चा कर रहे थे। एक मौका है तेज़ी का, आप यहाँ पर पोजीशन बनाकर चलें। गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? धन्यवाद हर्षदा, आपका, आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। टाटा मोटर नतीजों के बाद चौथी तिमाही के एक दायरेबंद कारोबार हो रहा है। आज कुछ खबरें आई थी कि आने वाले महीने यानी कि जुलाई से टाटा मोटर्स अपने कमर्शियल व्हीकल के दाम बढ़ाएगी। उसके साथ साथ इसके पहले एक खबर आई थी कि गुजरात सानंद में ये जागवार लैंड रोवर बनाने का जो प्रयास है वो बहुत जल्द शुरू कर देंगे। तो बुनियादी तर्क के आधार पर यह अनुमान लगाते हुए हर्षदा के ये सभी सकारात्मक चीजें जमीनी स्तर पर दिखाई देगी और उसके साथ साथ जो डेट को कम करने की बात की है बैलेंस शीट पर, उस पर भी काम होगा। तो 1200 के आसपास के लक्ष्यांक लंबी अवधि में बुनियादी तर्क के आधार पर यह अनुमान लगाते हुए कि नतीजे और ये जो भी
कारोबार को लेकर के नीतियां सामने रखी हैं, वो जमीनी स्तर पर लागू हो जाएगी। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स आपकी जो कॉल हो गई सर यहाँ पे, और 981 पे ट्रेड करता हुआ। और हम एक और चीज़ याद रखिएगा, जनरली थोड़ा सा दिमाग लड़ाइएगा कि CY23 पूरा बिलोंग करता था आई थिंक टाटा मोटर्स को। M&M भी चला था, बट M&M का जो डोमिनेंस है वो CY24 में रहा। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि एक डिफरेंशियल बहुत बड़ा क्रिएट हो गया बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ M&M वर्सेस टाटा मोटर्स, M&M वर्सेस आई थिंक मारुति। एक बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है। ये एक ट्रेडिंग सेंस भी अच्छा है, याद रखिएगा, ऑल्दो इट्स अ इन्वेस्टमेंट कॉल। मीनवाइल आप जरा एक दो स्टॉक्स और मार्क कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग कॉल्स, टेक्निकल कॉल्स पूरी की पूरी हो गई, और यहाँ फंडामेंटल कॉल भी पूरी हो गई। अब जरा आप स्टॉक्स पिक करना शुरू करते हैं। देखिए पूरा बैंकिंग कवर हो गया है, बैंकिंग को अब हाथ नहीं लगाएंगे, उससे बाहर निकलते हैं। एक स्टॉक लेके आइए आप, इंडिया मार्ट। आज बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट हुई है। ये मानस का अच्छे से रीड किया हुआ स्टॉक है, बट मानस से मैं ऑलरेडी कमेंट ले चुका हूँ। मैं इंडिया मार्ट पे जाता हूँ राजेश सतपथी जी के पास से। राजेश जी, ये अमूमन इस सिंकिंग ट्रेजेक्ट्री से ऐसे ही निकल के आता है। मैं इस वक्त इसका चेक इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जा रहा है ऑलमोस्ट अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छूने के लिए। आपका व्यू इंडिया मार्ट पे क्या है इस वक्त? वीरेंद्र जी देखिए, एक्सक्यूज मी, वीरेंद्र जी देखिए, अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो दो चीजें मुझे जो प्रोमिनेंटली अच्छी लग रही है। एक तो इसका प्राइस पैटर्न, जो कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन है, जिसमें एक ब्रेकआउट हुआ है आज। इसका आपने बिल्कुल सटीक कहा कि ये जो 2640 2650 ये क्लस्टर है, ये क्लस्टर निकल जाए, फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा मुझे लगता है क्लियरली 2800 के आसपास होगा। बाय साइड का ही ट्रेड रहेगा, और जो स्टॉप लॉस होगा वो 2600 के नीचे रखेंगे। इंडिया मार्ट आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ऑलमोस्ट ट्रेड करता हुआ। और इससे पहले कि आई थिंक हम अपने कुछ सेक्टोरियल और आई थिंक टॉपिकल डिस्कशन शुरू करें, एक दो स्टॉक्स को स्पॉट कर लेते हैं। एक बार स्क्रीन पे लेके आइए आप निफ्टी IT 34,855। मतलब अगर मैं इस लेवल को डिफाइन करूं तो ऑलमोस्ट हम डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लेके आइए कोफोर्ज मिड कैप IT में। मैं इसके एक लेवल का इंतजार कर रहा हूं, और आई थिंक वो है 5380। इस पर मैं प्रश्न करूंगा अमित जी से। अमित जी, 5374 आपकी स्क्रीन पे प्राइस है। इस प्राइस की एक इंपॉर्टेंस है, और वो ये कि यहीं पर दो एवरेजेस कोलाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और साथ ही साथ 100 डेमा। अगर ये 5380 की ट्रेजेक्टरी को पार करता है अमित जी, तो कोफोर्ज पे आपका टेक क्या होगा? मतलब एक तो दो एवरेजेस एक साथ बाइसेक्ट होंगे। दूसरी बात, अगर मैं इसको एक टाइम फ्रेम पे, यानी फरवरी 2024 से लेकर अब तक चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल पे ड्रॉ करूं, तो ये एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट होगा स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल का। कैसे रीड कर रहे हैं आप कोफोर्ज को? जी बिल्कुल सही कहा वीरेंद्र जी। टू क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक निकल रहा है। जिस हिसाब से मोमेंटम है, मुझे लगता है ये क्रॉस हो जाना चाहिए। और जिस हिसाब से मिड कैप IT में ट्रैक्शन है, बाकी स्टॉक्स पे भी आई थिंक स्टॉक इज हेडेड फॉर अ हायर लेवल। ये बात सही है कि थोड़ा सा 5380 5400 का एक क्रॉसिंग का वेट कर लेना चाहिए। अगर स्टॉक बाय क्लोज ये लेवल्स क्रॉस करता है तो मुझे लगता है 5500 5550 का मूव एक से दो दिनों में बन सकता है। एंड इन दैट केस स्टॉप लॉस हम एक छोटा सा रखेंगे 5330 का। ओके, तो कोफोर्ज में एक मोमेंटम साफ बन रहा है 2% ऊपर। अच्छा, अब एक तो दीपक नाइट्राइट स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इस काउंटर में कुछ मोमेंटम देखने को मिल रहा है। गावा जी देखिएगा इसका चार्ट। कुछ देर पहले जब नवीन फ्लोरिन की बात हो रही थी, मेरी नज़र इस स्टॉक पर गई। 3% के गेंस और OI एडिशन भी अब थोड़ा बहुत जोर पकड़ने लगा है। वैसे डे हाई से ज़्यादा दूर नहीं, 2530 आज दोपहर में इसने छुआ। क्या अब सेकंड हाफ या फिर आखिरी 1.5 घंटे में तेजी और अटेम्प्ट करें? पॉसिबल है कि आपको मिल सकता है। आज केमिकल स्टॉक्स में थोड़ी तेजी नजर आती है। दीपक नाइट्राइट इन पर्टिकुलर 2500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, टॉप अगर 2410 या 20 का। पॉसिबल है कि 2625 ये एक जोन है, इन द शॉर्ट टर्म जा सकता है। लेकिन इस स्टॉक को स्लाइटली हायर टाइम फ्रेम पर देखें तो मुझे लगता है ये 2600 भी पार कर ही लेगा, फिर जाएगा 3000 की तरफ। यहाँ से 500 रुपए आपकी तेजी है, लेकिन उसके लिए नजरिया लंबा होना चाहिए। बाय मोड पर है, डिप्स बायबल है, जब भी कोई मौका मिलता है आई थिंक इज बायबल। दीपक नाइट्रेट डिप्स पर बायबल है, खरीदारी का सौदा आप ले सकते हैं। विकास, हमने अब तक ICICI HDFC ये सारे ट्रेड्स देखे हैं। 2 काउंटर्स, एक तो RBL देखे और बंधन, क्या यहाँ पर भी एक पोजीशन लेनी चाहिए?
अगर आरबीएल की बात करूं तो यहाँ पे भी एक डेली चार्ट पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। ऊपर में जो मोमेंटम देखने मिलेगा वो 284 के आसपास और 286 के आसपास एक अच्छा पॉजिटिव रुझान देखने मिल सकता है। लास्ट के हाफ एन आवर में जो बाइंग जोन यहाँ पे देखने मिला था जहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ 265 का एक ब्रेकआउट था वो यहाँ पे देखने मिला है, तो मुझे लगता है मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा। 284 का साइड में एक टारगेट यहाँ पे सेट कर सकते हो। बंधन बैंक में हालांकि हमने देखा है कि थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस होते हुए देखने मिल रहा है। ऊपर में जो नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 204 का है। 204 के ऊपर अगर ये काउंटर ब्रेकआउट देता है तो ये 200 डीएमए के आसपास वापस एक कैरी कर सकता है अराउंड 214 212 के आसपास। तो कंपैरेटिवली आरबीएल बैंक यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट विद वॉल्यूम के साथ देखने मिल रहा है, तो 284 के टारगेट के लिए इसको बाय करके जा सकते हैं। यहाँ पर तेजी की बन रही है। अच्छा, कुछ कैश मार्केट वाले ट्रेड्स पर मेरी नज़र है। दो टॉप ट्रेडेड काउंटर्स एटलीस्ट मेरी लिस्ट में, एक जियोजीत फाइनेंशियल का, दूसरा जोमेटो का। जियोजीत पर मैं राय तो लूंगी नहीं गौरांग जी आपसे, लेकिन जोमेटो पर ले सकती हूँ। 200 पर दस्तक दे रहा है। 250 280 तक के टारगेट्स कई ब्रोकरेजेस ने सुझाए हैं। ये पेटीएम का एफिटॉल सौदा हो जाता है, कितना फायदा कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई देगा? आपकी क्या एनालिसिस है? बहुत बहुत धन्यवाद जियोजीत पर प्रश्न नहीं पूछने के लिए, वरना मुझे मेरा पर्चा आपको देना पड़ता था नौकरी ढूंढने के लिए वरना आपका असिस्टेंट बनने के लिए अर्षदा। नहीं बट ऑन अ लाइटर नोट, आई मीन जोमेटो पर बिल्कुल टिप्पणी कर सकते हैं हम। 220 के लक्ष्यांक है अर्षदा। और ये जो पेटीएम की बात है वो अपनी जगह पे है। वो जब होगा और निर्णायक तरीके से स्पष्टीकरण आता है दोनों ही कंपनियों के तरफ से, तो मेरे ख्याल से और यहाँ से ऊपर के तरफ के दायरे बन सकते हैं, क्योंकि एक नया कारोबार इनके पास जुड़ जाएगा। और क्योंकि हम दोनों ही कंपनियों पर बात करें तो पेटीएम पर भी हमारी बने रहने की राय है, और जोमेटो पर जैसे हमने बताया 200 के आसपास के लक्ष्यांक है। लेकिन नशदा में जोमेटो का जो ब्लिंकिट प्लेटफॉर्म है, जो कि हाउस होल्ड प्रोविजनिंग डिलीवरी करता है घर पर, उसको लेकर के बहुत उत्साहित हूँ। हालांकि ये एक थोड़ा बहुत बोझ था जब अधिग्रहण किया था, लेकिन जिस तरीके से प्लेटफॉर्म फी, हैंडलिंग फी ब्लिंकिट पर चार्ज करते हैं, अगर आप गोल्ड मेंबर है जोमेटो के तो भी आपको ये भरपाई करनी पड़ती है। तो आने वाले 2-3 तिमाहियों में आप देखिएगा ब्लिंकिट का योगदान किस तरीके से बढ़ता है शुद्ध मुनाफे पर। ओके, मीनवाइल फिर लाइए निफ्टी बैंक 51 390 413 पे हमारी बात हुई थी हर्षद मेरी लगभग 2 बजे। अब 2:22 हुए हैं, ऑलमोस्ट 51 653 हो गया। 20 पॉइंट का 30 पॉइंट का मूव और आया भाई, आई मीन 710। फिर जज करेंगे। डायरेक्टर साहब एक काम कीजिएगा, अब आप रखिएगा 51 500 की, 51 700 की और 52,000 की कॉल। ये 3 स्ट्राइक्स रखेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 51 710 पे तो हम जा रहे हैं, इसमें नो डाउट अबाउट दैट। बट आज बैंक निफ्टी अलॉन्ग विद आई थिंक HDFC बैंक मूड में है सारे कॉल राइटर्स को ट्रैप करने के। अमूमन 11 महीने में से एक महीना या फिर एक एक्सपायरी ऐसी आती है जो पिछले 11 को निपटा देती है, ये वो है। और इस वक्त मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज SBI सुबह SBI मेरे ख्याल से 855 से फिजल आउट हो गया था, मुझे याद था अच्छी तरीके से, और 855 ही अभी क्रॉस कर रहा है। ये देखिए अमित, 855 ऑलमोस्ट क्रॉस होता हुआ। आपका टेक इस वक्त SBI पे? जी वीरेंद्र जी, यहाँ पे भी लगता है कि फॉलो अप एक्शन मिलेगा। जिस हिसाब से मॉर्निंग में हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में देख रहे हैं, ICICI, एक्सिस, HDFC बैंक, ये स्टॉक पिछले 7-8 दिनों से एक नैरो रेंज में 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काफी अच्छे से होल्ड करके कंसोलिडेट कर रहा है। और फाइनली हम यहाँ पे एक ट्रैक्शन देख रहे हैं। वॉल्यूम्स पिछले 3-4 दिन के वॉल्यूम्स से ऑलरेडी ज्यादा है और अभी 1 घंटे का सेशन बाकी है। एक यहाँ पे प्रीएम्प्टिव मूव पोजीशन बनाई जा सकती है। 855 का प्राइस है, 844 का स्टॉप लॉस रखेंगे एंड 875 तक के टारगेट्स रहेंगे SBI में। ऑफ इंडिया में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी स्टॉक आपके सामने स्क्रीन पर 1.5% ऊपर बढ़ रहा है। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं, और यहाँ पर आज काफ़ी मोमेंटम देखने को मिला है HDFC बैंक में। HDFC बैंक में ऑफकोर्स टेक्निकल तौर पर कई लोग कह रहे हैं कि ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद एक फॉलो थ्रू देखने को मिला, लेकिन ये कारण अकेला नहीं है। यहाँ पर करीब 3.5 अरब डॉलर की खरीदारी आ सकती है, क्योंकि MSCI में बैंक का वेटेज बढ़ाया जा सकता है। ये इनफैक्ट सिचुएशन उभर कर आएगी जल्द ही।
यतिन हमारे साथ है ज़्यादा डिटेल में समझाने के लिए। यतिन, स्टॉक का आसमान छूता हुआ आज। बिल्कुल, और देखिए पिछले हफ्ते भी हमने कहा था कि एमएससीआई की जो प्रोबेबिलिटी है बैंक का वेट बढ़ाने पे, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने को देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं इन्होंने अपना हिस्सा बढ़ाया है मई के महीने में, और जो फैक्ट शीट आप देखेंगे वहाँ क्लियरली दिखेगा कि क्वांट म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी के जो बैंक के शेयर होल्डर्स हैं डोमेस्टिक साइड पे, उन्होंने ऐड किए हैं शेयर, जिसका मतलब एफआई का हिस्सा कम हुआ होगा। लास्ट क्वार्टर वो ट्रिगर नहीं हो पाया, लेकिन इस क्वार्टर में जो लोग हैं वो होपफुल हैं, क्योंकि डोमेस्टिक्स ने बढ़ाया है। एफआई की बिकवाली के चलते ये एमएससीआई का ट्रिगर आता हुआ नज़र पड़ेगा। अच्छा, ये एमएससीआई का ट्रिगर आएगा तो ऑब्वियसली अगर हम बाइंग की बात करें तो यूबीएस का मानना यह है कि 3 से $3.5 बिलियन से ऊपर की यहाँ बाइंग आपको आती हुई नज़र पड़ेगी। और वीरू भी एक डेटा शेयर कर रहे थे जहाँ एफआई ने लगभग 20,000 करोड़ का माल खरीदा है पिछले काफ़ी दिनों में। तो ऑब्वियसली क्योंकि अगर एफआई बाइंग है तो उनके फेवरेट स्टॉक्स में से एचडीएफसी बैंक भी एक स्टॉक है। तो मल्टीपल ट्रिगर्स हैं, डोमेस्टिक फंड बाइंग तो है ही, साथ में एमएससीआई का ट्रिगर आगे जाके शायद इस बैंक को और मोमेंटम दे डिमांड साइड से, जहाँ तक कि शेयर प्राइस का सवाल है। ओके, तो ये अगर आप देखें कुछ फैक्ट्स, और जी हाँ, इसमें कोई राय नहीं कि जब जब एफआईएस की बाइंग रिज्यूम होती है, स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट्स में अगर आप देखें अपीयर होते हैं एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक से। 7 जून से लेके अब तक अगर आप देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 9,000 करोड़ रुपए की बाइंग एफआईएस की तरफ से हुई है। उसमें आई थिंक एक सब्सटेंशियल चंक इसका भी होगा। मीनवाइल लुक एट निफ्टी बैंक, वो जो हम 51,710 की बात कर रहे थे ना, वो हो गया 51,710 आपकी स्क्रीन पे प्राइस आएगा। 2 बजे ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 51,390 से, 413 से, अब ये 51,710। डॉक्टर साहब वो कॉल रेडी रखिएगा प्लीज़, क्योंकि ये दिन से भी एक स्टॉक पे और बात करनी है। निफ्टी बैंक डे हाई पर है, एचडीएफसी बैंक है डे हाई, जरा स्ट्राइक्स लेके आइएगा प्लीज़। और मैंने वो पिवट पॉइंट आई थिंक वो 2 बजे के डिस्कशन में ही मेंशन किया था। 51,500 पर छोड़ते हैं, अब 51,700 पे लगभग 36, और मेरे ख्याल से अभी के लिए इनफ। अगर आपने 2 बजे की कमेंट्री पे चेस किया ना निफ्टी बैंक को, तो एक बार के लिए आप अपने प्रॉफिट बुक को बुक कर लीजिए, क्योंकि वो थ्रस्ट जो एचडीएफसी बैंक ने जनरेट किया था वो ऑलमोस्ट अगर आप देखें प्ले हो चुका है, और 51,700 पे करीब 46 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। तो मैं होता तो एटलीस्ट पार्शल बुक करता, और पार्शल को अभी अगर आप देखें रहने दीजिए। अगर हमें कैरी करना है कल के लिए ट्रेड के लिए तो पार्शल को रहने दीजिए। मानस, आपका टेक क्या कह रहा है? क्योंकि ये अब इस वक्त इतना बड़ा थ्रस्ट है ना कि पूछे मत। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स डे हाई पर पार्शली रखना चाहिए क्या 5200 के लिए, कम से कम 52,000 के लिए, क्योंकि 82 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ वहीं पर ही है। बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि देखिए स्ट्रेंथ तो लग रही है अभी भी, और 300-400 पॉइंट की बात नहीं, मैं करूंगा करीब 700-800 पॉइंट की बात। तो 52,500 के आसपास के भाव आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक बेटर आइडिया है कि स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज कर लीजिए, पास में लगा लीजिए। 51,400 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, पोजीशन में बने रहिए। शायद आपको 52,400-500 तक के भाव आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो ये फिलहाल बैंक निफ्टी अब नई ऊंचाई पर आया, तो यहाँ से और लीप्स एंड बाउंड से बढ़ता हुआ दिखाई ज़रूर देगा। अच्छा, वेरी क्विकली क्योंकि बैंकों की बात हो रही है तो एक बार फेडरल बैंक भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि इधर भी एक शार्प अपसर्ज आता हुआ। आपको याद होगा कुछ देर पहले हम बंधन और आरबीएल मेंशन कर रहे थे, अब फेडरल जैसे काउंटर्स भी कैचअप कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में। अमित, क्या चेज करना चाहिए या फिर हिस्सा बनना चाहिए इस 177 के लेवल पर ट्रेड में? जी डेफिनेटली मैम, बनना चाहिए। मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, अगर इसके इंडिकेटर्स वगैरह और ओवरऑल प्राइस एक्शन देखें तो इट इज आल्सो ऑन द वर्ज ऑफ अ फ्रेश ब्रेकआउट। 177 का प्राइस है, 173 के लगभग इसका स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स रहेंगे 185 के। एंड हर्षिता मैम, आई वुड लाइक टू विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे आल्सो, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू, थैंक्स अमित, अप्रिशिएट दैट। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, और एक्चुअली आज तो बर्थडे पार्टी अगर किसी की हुई है तो इंडस टावर वाली डील के बाद होती हुई दिखाई दे रही है। मोटा पैसा वहीं पर बना है। इंडस टावर का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखिए, आज इंट्राडे में जब ये सौदे सुबह में हुए थे 6% तक टूटा, नेशनल लेवल से एक अच्छी रिकवरी आई है, अब सिर्फ 2-2.5% नीचे है। इंडस टावर में हम सब जानते हैं वोडाफोन पीएलसी ने हिस्सा बेचा है और भारती एयरटेल ने कुछ स्टेक लिया। ज़्यादा डिटेल्स के लिए यतिन के पास चलेंगे। यतिन, तो सुबह से इस पे चर्चा हो रही है, और क्लियरली एक सबसे बड़ा लार्ज ब्लॉक डील, वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्लॉक डील्स आपने होती हुई देखी है भारतीय स्टॉक एक्सचेंजेस पे। 18,000 करोड़ से ज़्यादा का आपको ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखाई पड़ा इंडस टावर में, 311 से लेकर 315 की रेंज में।
और ऑब्वियसली हमको ये भी पता था कि वोडाफोन पीएलसी ने अपना हिस्सा बेचा है। पहले 10% हिस्सा बेचने की इनकी तैयारी थी, लेकिन 18% इन्होंने आज अपना हिस्सा बेच दिया है और इसी के साथ लगभग 3% हिस्सा अभी बचा रहेगा वोडाफोन पीएलसी के पास। और एक चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग ये हुई है कि ब्लॉक डील में वोडाफोन पीएलसी ने अपने शेयर तो बेचे, लेकिन शेयर्स में खरीदने वाले में से एक जने ने डिस्क्लोजर किया, वो है भारती एयरटेल। इन्होंने 1% हिस्सा खरीदा है इंडस टावर में और ऑब्वियसली इस अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक में अच्छा ट्रैक्शन भी है। और भारती एयरटेल की स्पेसिफिकली बातें करें तो 49% हिस्सा अब इंडस टावर में इनका हो जाएगा। वोडाफोन पीएलसी ने भी अपने बयान दिए स्टॉक एक्सचेंजेस पे, इन लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे जो फाइलिंग है उसके हिसाब से जो 1.7 बिलियन यूरोस का इनको प्रोसीड्स मिला है, ये कर्ज चुकाने के लिए जाएंगे और इंडियन एसेट्स के सामने कर्ज लिया गया था। तो ऑब्वियसली वोडाफोन आइडिया के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि सेंटिमेंटली इनकी प्रमोटर की बैलेंस शीट और मजबूत होती हुई नजर पड़ रही है। तो जहां पर तो उम्मीद थी कि शायद वोडाफोन आइडिया में पैसा आएगा, उस पर खुलासा तो नहीं है। नहीं, उस पर खुलासा भी नहीं है। और हर्षदा, जब आईपीओ इसका एफपीओ था तब लोगों ने इनको सवाल भी पूछा कि वोडाफोन पीएलसी क्यों पैसे नहीं डाल रहा, बिकॉज तब बिरला ग्रुप ने प्रेफरेंशियल किया था। तब उन्होंने कहा था कि वोडाफोन पीएलसी शुरुआत से थोड़े बहुत पैसे डालती आ रहे, राइट्स इशू में भी पैसे डाले, तो ऐसा नहीं उन्होंने कुछ कैपिटल नहीं डाला, बट यहाँ से कोई कैपिटल कमिटमेंट नहीं था। ऑब्वियसली अभी उसको भी काफ़ी महीने हो गए, अभी माइंड चेंज हुआ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वोडाफोन पीएलसी के तो बयान से ये लग रहा है कि सारा का सारा जो ब्लॉक डील का पैसा है वो लोन चुकाने में चला जाएगा। तो शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। यातिन को कुछ देर में डीलिंग रूम के लिए जोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गौरांग, अब करना क्या है? वोडाफोन आइडिया आप देखिए करीब 1-1.5% ऊपर, इंडस टावर डेलो से कुछ रिकवर करता हुआ। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हर्षदा, आपको हमारी तरफ से और हमारी कंपनी की तरफ से। शुक्रिया गौरांग। वोडाफोन आइडिया पर हृदय और मन परिवर्तन हुआ है काफी लंबे समय बाद, तो होल्ड की राय वोडाफोन आइडिया पर है। और इंडस टावर पर देखिए हर्षदा, ये ब्लॉक डील, बल्क डील या फिर कुछ भी खबर आती है उसको लेकर के छोटी मध्यम अवधि में बिल्कुल स्टॉक के ऊपर असर होता है। लंबी अवधि के लिए मेरे ख्याल से कामकाज को लेकर के कोई ऐसी चिंताजनक बात नहीं होती है। इंडस टावर पर लंबी अवधि के लिए हमारी बने रहने की राय है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी है हर्षदा, जिस तरीके से ये अपनी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं दूरसंचार, खास करके जो सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज है उनको। और मेरा अनुमान और गणित ये कहता है कि जैसे जैसे उच्च तकनीक का इस्तेमाल दूरसंचार के लिए होगा, इस कंपनी की जो सेवाएं हैं वो और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। ओके, इंडस टावर्स आपकी स्क्रीन पे, ऑल्दो इस इवेंट का इम्पैक्ट है, लेकिन मैं इस बीच निफ्टी को रखूँगा आपकी स्क्रीन पे, क्योंकि भाई HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, निफ्टी में इनका इंक्लूजन है, तो वो थ्रस्ट जो है अब निफ्टी बैंक पे पूरा इम्पैक्ट डालता हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा अब निफ्टी पर विजिबल है। नाउ इट्स 23607, दैट मीन्स निफ्टी प्रैक्टिकली नाउ इट्स इन ट्रेडेबल हाईएस्ट क्लस्टर। सुबह भले ही टिक पे एक हाई लगा हो ऑल टाइम करीब 23,629 का, लेकिन वहाँ पे ट्रेड नहीं हुआ था, और वहाँ पे अब ट्रेड भी हो रहा है। अब हम डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी बैंक। अच्छा, ये बैंकिंग स्टॉक्स, ये वोडाफोन आइडिया पे विकास आपका टेक क्या है? सिर्फ चार्ट के लिए बात करेंगे हम, और किसी डेवलपमेंट पे बात नहीं करेंगे। ये 1750, 1780 अगर ये सप्लाई पार कर गया, ये चार्ट्स पे कितना बड़ा सप्लाई जोन है ये मेरे को दिखाई दे रहा है। तो प्रोजेक्शंस वोडाफोन के ऑन कोर टेक्निकल्स। एज अ टेक्निकल यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव, वीकली पे जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, डेली चार्ट पे भी अगर देखोगे तो वहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट इसमें देखने मिला था लास्ट 3 दिन पहले। 1640 के आसपास का एक ब्रेकआउट इस पॉइंट में नोट डाउन हुआ था, और ऑलरेडी अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर देखो तो RSI और ADX आल्सो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो मुझे लगता है अपसाइड में जो लेवल्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं वो 2021 के आसपास की जो इम्पोर्टेंट लेवल ऊपर में देखने मिल सकती है। नीचे में अभी बेस जो बना चुका है वो 16 और नीचे में 1540 के आसपास एक अच्छा खासा बेस इस काउंटर में देखने मिल रहा है। जो डायरेक्शन मूव इंडेक्स है ये अभी भी यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिखाने की यहाँ पे दिखाते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये टेक्निकली एक अच्छा काउंटर देखने मिल सकता है अपसाइड में 2021 के टारगेट। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी 2021 के टारगेट्स चार्ट्स पर दिख रहे हैं आते हुए। चलिए बात करते हैं कॉनकॉर की, जहां पर विनिवेश की प्रक्रिया अब आगे नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि विनिवेश विभाग को फीडबैक दरअसल रेल मंत्रालय से पॉजिटिव नहीं मिला है। ज़्यादा डिटेल्स लक्ष्मण रॉय के पास है। लक्ष्मण।
जी, दरअसल जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का विनिवेश जो होना था वो फिलहाल के लिए टल गया है। वो विनिवेश फिलहाल नहीं हो रहा है, जो मुझे सूत्र बता रहे हैं। और ये कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के विनिवेश टालने के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि सूत्रों के मुताबिक रेल मंत्रालय बहुत ज़्यादा इसके पक्ष में नहीं है। रेल मंत्रालय एक तरीके से कहें उसके सकारात्मक रुख नहीं रहा है, क्योंकि कोई किसी भी कंपनी का विनिवेश किया जाता है तो उसके नोडल मिनिस्ट्री जो कि यहाँ पे रेल मंत्रालय है, उनके साथ विनिवेश विभाग बातचीत करता है। तो उस बातचीत में रेल मंत्रालय बहुत सकारात्मक नहीं दिखा, लिहाजा सूत्र कह रहे हैं कि फिलहाल इसको टाल दिया गया है। टाल दिया गया मतलब ये कह सकते हैं कम से कम चालू कारोबारी साल में तो होने की संभावना मुझे कम दिख रही है। ये इसलिए महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सरकार ने 2019 में फैसला लिया था कि अपनी 30% के करीब हिस्सेदारी बेचेगी, और वो हिस्सेदारी बेचने के फैसले के बाद रोड शो तक हुआ, दिलचस्पी दिखाने वाले लोगों से बातचीत भी हुई, लेकिन उसके बाद लैंड लीज पॉलिसी में ही बदलाव किया गया ताकि वहां पे खासतौर से और आकर्षक बनाया जाए। लेकिन इन वक्त पे अब सूत्र कह रहे हैं कि इसको टाल दिया गया है। इस बारे में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मैंने सवाल ही भेजा था, जिनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब आया नहीं है। जी अच्छा, लक्ष्मण जी ने सब जब सुबह खबर दी कि कंटेनर कॉर्प का जो है वो पॉसिबली जो विनिवेश है वो टल गया है, उसका इम्पैक्ट देखिए काउंटर डे लो पर ट्रेड करता हुआ 31 रुपये नीचे। और मैं बताऊं कल ये टेक्निकली सबसे साउंड स्टॉक्स में था, इवन मैंने इसका जिक्र किया था हॉट स्टॉक्स में, बट खबर बहुत नेगेटिव थी। लेकिन लक्ष्मण जी एक इस खबर का मायने और है। अगर आज जब से सरकार का गठन हुआ है, इसमें कोई राय नहीं कि कोरिलेशन धर्मा होता है, उसको निभाना पड़ता है, और वो सरकार चलती भी ऐसे है। कहीं पर आपको फ्रंट फुट पे खेलना पड़ता है, कहीं पे आपको बैक फुट पे खेलना पड़ता है। इन लगभग 10 दिनों में BPCL जो खबरें हैं और जो आपने समझाई भी, उसके मुताबिक इसका विनिवेश बैकफुट पे, कॉनकॉर इसका विनिवेश बैकफुट पे। ऐसे और कौन कौन से पॉसिबल कंपनियां थी जिन पे सरकार ऑलमोस्ट एज पे थी कि इनका विनिवेश होगा, लेकिन अब वो पॉसिबली जो है वो बैकफुट पे जाएगी और 100% बैकफुट पे जाएगी, या फिर एटलीस्ट 1 साल के लिए। देखिए, इसमें आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली बात कि सरकार ने जो पैकेज की घोषणा की थी कोविड के टाइम में, तो उस पैकेज में से एक पैकेज था, उसमें सबसे बड़ा ऐलान यही किया गया था कि सरकारी कंपनियों का विनिवेश किया जाएगा, जिसको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी का नाम दिया गया था। और कहा यह गया था कि जो भी स्ट्रेटेजिक सेक्टर के नहीं हैं, उनमें से सारे PSU को हम विनिवेश कर देंगे। जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर है उनमें से भी हम 1 या 2 PSU रखेंगे। तो उस हिसाब से देखें तो बाकी जितने भी इस कैटेगरी में आती हैं सरकारी कंपनियां, उन सब का विनिवेश किया जाना लगभग तय था। और दूसरा कि कैबिनेट ने अब तक जो मंजूरी दी है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अब तक 28 सरकारी कंपनियों के विनिवेश की मंजूरी दे चुका है, उसमें से कुछ एक का विनिवेश हो भी चुका है। लेकिन ये समझा जा रहा था कि अब चुनाव के बाद सरकार विनिवेश की गाड़ी फिर से पटरी पर लाएगी और बड़े पैमाने पर विनिवेश होगा। तो मुझे लगता है कि उन 28 कंपनियों में से जो कंपनियां बची हुई हैं, जिनके विनिवेश की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है, उनको तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जिन कंपनियों की विनिवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जैसे IDBI बैंक, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, BML, तो उन सबको आप देख सकते हैं कि शायद ये विनिवेश होता हुआ दिखे। लेकिन बाकी कंपनियों को लेकर के मुझे शक है कि जल्दी इनका विनिवेश होगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट लक्ष्मण रॉय देते हुए कि कहां पर पॉसिबिलिटी है अभी भी विनिवेश होने की और कहां पर साफ मनाही होती दिखाई दे रही है। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। चले, विनिवेश की बात हुई तो यहाँ पर PSU कंपनियों पर ही लार्जली फोकस होता है, और PSUs के राजा तो आजकल डिफेंस कंपनियां बने हुए हैं। इंटरेस्ट भरपूर है, ये पूरा पैक है जो एक आउट परफॉर्मर रहा है पिछले साल और इस साल की शुरुआत से अब तक भी। दरअसल यहाँ पर बड़े पैमाने पर फंड्स आ रहे हैं। रिटेल निवेशकों की भागीदारी है ही, लेकिन अब म्यूचुअल फंड्स भी अपने NFOs इसी सेगमेंट को लेकर फोकस करें। आपको याद होगा कुछ महीने पहले वो HDFC का NFO आया था जो डिफेंस पर फोकस कर रहा था। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक नया फंड ऑफर आया है। 24 जून तक आप यहाँ पर पैसे लगा सकते हैं। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड है इस फंड का नाम, और ये इनफैक्ट पहला इंडेक्स फंड है जो लिस्टेड डिफेंस शेयरों में इन्वेस्ट करेगा। और डिटेल्स के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल AMC के प्रतीक ओसवाल जुड़ रहे हैं। प्रतीक, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। क्लियरली डिफेंस इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन, क्योंकि ये एक ऐसी स्पेस है जहां पर थोड़ा सा ब्रीदर आता है और उस थोड़े से ही ब्रीदर में लोग और एक्साइट होकर पैसा लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी
24 को ये इशू ऑफ कोर्स बंद होगा, वो लास्ट डेट है पैसा लगाने की। लेकिन ये बताइए अब तक का रिस्पांस कैसा आया है? नमस्ते जी, शो में मैं इनवाइट करने के लिए शुक्रिया जी। तो हमारा ये जो NFO फंड का है, एक्चुअली शुरू हुआ था 24 तारीख को, लेकिन हमने ये 27 तारीख तक एक्सटेंड किया है। तो 27 तारीख को आई थिंक हमारा ये लास्ट डेट होगा। लेकिन सो फार इसका जो रिस्पॉन्स है बहुत ही अच्छा है। आई थिंक ऑलरेडी मैंने करीबन 30 NFO किए हैं लास्ट 4 सालों में, और ऑलरेडी आई थिंक 4 या 5 दिनों में आई थिंक इसका रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा रहा है। आई थिंक सो फार इट्स ऑलरेडी बीन द बेस्ट NFO। तो आई थिंक बहुत सारा इंटरेस्ट है ये सेगमेंट में। बहुत सारे इन्वेस्टर जो है जिनको पता नहीं कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, उनके लिए ये जो इंडेक्स फंड है बहुत ही सिंपल सा आसान सा ऑप्शन है, जहाँ पे ये जो सेक्टर है उसको वो प्ले कर सकते हैं। इसका आपका परफॉर्मेंस आपने देखा ही है, लास्ट 3-4 सालों में बहुत ही अच्छा रहा है। लेकिन हमारे हिसाब से हमारा हाउस व्यू है कि ये बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है, और नेक्स्ट 4 या 5 सालों में जो परफॉर्मेंस आया, वी एक्सपेक्ट ये परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत ही अच्छा रहा। ओके, अच्छा प्रतीक, आपसे बात करेंगे। मीनवाइल निफ्टी बैंक ने अभी एक हाई लगाया करीब 51,946 का। मात्र अभी तक के इस 40 मिनट के प्रोग्राम में अभी मानिए 500 पॉइंट का मूव आ चुका है। गजब है। अच्छा प्रतीक जी, मेरे को जब भी मैं किसी आई थिंक सेक्टोरियल फंड के बारे में बात करता हूँ ना, मेरे को एक चीज़ बड़ी आई थिंक खलती है, या फिर एज ए फंड मैनेजर जो दिक्कतें होती हैं, क्या मेरा फैक्ट सही है? डिफेंस कंपनियों में वी हैव 2 स्टॉक्स इन आई थिंक HCL एंड BL विच आर इन डेरिवेटिव्स, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स वो मिड कैप में है, वहाँ इम्पैक्ट कॉस्ट का एक इशू है। एज ए फंड मैनेजर एक ऐसे स्पेस में फंड को प्ले करना जहाँ पे 80% स्टॉक्स में इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत हाई है, कितना मुश्किल होगा इस फंड को मैनेज करना? हाँ जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। अगर आप देखते हो कि ये जो फंड है इसमें सिर्फ 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है अभी। इसका जो मेथोडोलॉजी है वहाँ से अगर आप देखते हो सिर्फ 15 स्टॉक्स क्वालिफाई करती है इंडेक्स के लिए। लेकिन अगर आप स्टॉक्स देखते हो टॉप 10 स्टॉक्स के इंडेक्स में, तो करीबन 65% 65% का जो आपका एक्सपोजर है वो लार्ज एंड मिड कैप में है। तो हमारे हिसाब से लार्ज एंड मिड कैप में जो वॉल्यूम्स है बहुत ही अच्छे हैं। इनफैक्ट लास्ट 2 या 3 सालों में बहुत ही बढ़ गए। तो हमें बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि ये फंड बहुत ही स्केलेबल है, और हमने लिक्विडिटी एनालिसिस भी किया है फंड में। इस फंड में अप्रोक्सीमेटली 35% एक्सपोजर स्मॉल कैप्स में है। तो वहाँ पे हमने देखा है कि शायद इम्पैक्ट कॉस्ट रह सकता है, लेकिन अगर आप डेली वॉल्यूम देखते हो तो हमें बहुत ही कॉन्फिडेंस है कि हमें वहाँ पे भी हमें मतलब वॉल्यूम मिल सकता है हमारे फंड के लिए। और ये बहुत ही मतलब ये इंडेक्स फंड टाइप स्ट्रक्चर है, तो हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं है फंड में कि हम डे 1 से 1000, 2000, 3000 क्रोर्स मैनेज करेंगे। तो हमारे हिसाब से क्या है, हम चालू तो करेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये सेक्टर बढ़ता है हमारा फंड भी बढ़ेगा। तो हमारे हिसाब से फॉर एग्जांपल हमने एक माइक्रो कैप फंड लॉन्च किया था लास्ट ईयर, जहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत ही कम थे। आज हमारा ये फंड 1100-1200 करोड़ का है, और हमें बहुत आसानी से वॉल्यूम मिल रहा है मार्केट में। तो ये भी सिमिलर स्टोरी प्ले आउट करेगा डिफेंस में। प्रतीक जी, ये बताइए, क्योंकि अब नॉर्मली जब डिफेंस कंपनियों की बात आती है तो फोर फ्रंट पर आपकी PSU कंपनियां होती हैं, जहाँ चाहे वो शिप बिल्डर्स हो जो नेवी के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, या फिर आपका हेल हो जो एरोनॉटिक्स प्रोडक्ट्स बना रहा है अक्रॉस फोर्सेस के लिए। लेकिन यहाँ पर इक्वली कॉम्पिटिटिव निजी कंपनियां भी हैं। तो आप लोगों का एक्सपोजर निजी वर्सेस PSUs कितना रहेगा? क्या ज़्यादा वेट बिग बॉयज़ जैसे कि HCL एंड द लाइक्स में रहेगा, या फिर कुछ एक्सपोजर दूसरी निजी कंपनियों में भी रखेंगे आप? हाँ जी, तो ये मार्केट कैप वेटेड, ये जो हमारा जो फंड है ये है इंडेक्स फंड, पैसिवली मैनेज फंड है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो स्टॉक सिलेक्शन का जो ऑप्शन है वो हमारे पास है नहीं। ये जो निफ्टी मेथोडोलॉजी है इसके हिसाब से हम ये फंड को हम रेप्लिकेट करेंगे। तो ये निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स का अगर रिटर्न होता है करीबन 20%, हमारा भी रिटर्न उतना ही रहेगा। तो पैसिव फंड के हिसाब से पैसिव फंड में तो बेस्ट चीज़ ये क्या है कि सबसे ज़्यादा बड़े स्टॉक्स होते हैं उनको ज़्यादा वेटेज मिलता है। तो अगर आप देखते हो ये इंडेक्स में जो टॉप 3 और 4 स्टॉक्स है सबके वेटेजेस बहुत ही हाई है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा।
तो हम आप बात करते हो HAL, BL, सोलर इंडस्ट्रीज, इनका सब वेटेजेस करीबन होगा 55-60% ये इंडेक्स में। तो वहाँ पे हमें वॉल्यूम्स तो की दिक्कत है नहीं वहाँ पे। तो आई थिंक बिकॉज ये जो इंडेक्स है टॉप हैवी है, बिकॉज ये इंडेक्स में जो लार्ज और मिड कैप नेम्स में आपका पूरा एक्सपोजर आता है, तो हमें ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पे हमें कुछ मुश्किल मिलेगी ट्रेड करने की। आई गेट योर पॉइंट, लेकिन प्रतीक जी एक चीज़ हम भी समझते हैं और इनफैक्ट ये बाजार भर में काफ़ी चर्चा हुई है कि दीज कंपनीज हैव रन वे अहेड ऑफ देयर वैल्यूएशंस। उस लिहाज से इस समय इसे टाइम करना इज़ अ क्वेश्चन। और दूसरा, अगर इन करंट वैल्यूएशंस पर रफली कोई पैसा लगा भी रहा है SIP के जरिए ही, औसतन किस तरह के रिटर्न्स आप एंटिसिपेट कर रहे हैं बनेंगे? हाँ जी, तो अगर आप देखते हो ये फंड, ये जो सेक्टर है, करंट PE मल्टीपल होगा करीबन 58 to 60 के अराउंड, जो हमारे हिसाब से एक्सपेंसिव कैटेगरी में रहता है। तो अगर बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हो उनको वैल्यूएशन से थोड़ा आई थिंक प्रॉब्लम है, तो दे कैन लुक एट SIP या फिर स्टैगरिंग द इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं ओवर टाइम। हमारे ऐसा लगता है कि वैल्यूएशन स्टैंड अलोन को नहीं दिखना चाहिए, लेकिन वैल्यूएशन कंबाइंड बाय ग्रोथ को देखना चाहिए। अगर आप ये स्टॉक्स देखते हो आपके पोर्टफोलियो में, सबके जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लास्ट 3 या 4 सालों में डबल या ट्रिपल हो गए हैं। तो आई थिंक ग्रोथ भी आपको बहुत मिल रहा है ये सेक्टर में। सिंपल सा एग्जांपल में मैं आपको देना चाहूँगा, अगर एक स्टॉक जिसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है 30, लेकिन उसका ग्रोथ रेट है 10%, वो बहुत ही महंगा स्टॉक है। लेकिन जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 30 है लेकिन उसका ग्रोथ रेट 50 या 60% हो, तो बहुत सस्ता रहता है। हमने देखा है कि ये सेक्टर में स्टॉक्स उनका वैल्यूएशंस है हाई और बहुत ही स्टॉक रन अप भी हो गए, लेकिन ये जो ग्रोथ एडवांटेजेस जो है उनके आप ऑर्डर बुक्स देखेंगे या फिर उनके जो मैन्युफैक्चरिंग का जो पोटेंशियल, एक्सपोर्ट पोटेंशियल देखोगे, हमें ऐसा लगता है कि जो भी इन्वेस्टर ये फंड में निवेश करता है और 5 से 7 सालों का उसका होराइजन होता है, तो दिल बी एबल टू उनका रिटर्न्स बहुत ही अच्छे आएंगे। हमारा ये भी मानना है कि जो पास्ट रिटर्न्स देख के लोग निवेश नहीं करें। पास्ट रिटर्न्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और हमारे हिसाब से जो अगर इन लोगों को एक्सपेक्टेशन करना है तो दे शुड नॉट एक्सपेक्ट व्हाट इज ऑलरेडी हैपेंड। आई थिंक थोड़ा आउट परफॉर्मेंस का जो एक्सपेक्टेशन उनका होना चाहिए वो तो होना ही चाहिए लॉन्ग टर्म में, बट ये जो सिमिलर परफॉर्मेंस का एक्सपेक्टेशन है वो नहीं होना चाहिए। जी हाँ, चलिए प्रतीक जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इस फंड के NFO के बारे में बात करी और शुभकामनाएं आपको इस फंड के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इट्स 23621। अब कूलिंग ऑफ प्रोसेस हो रही है जिसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, और एक्सपायरी डे में एक घटनाक्रम ऐसा हुआ कि सारे 1000 पॉइंट के मतलब दायरे में कॉल राइटर्स को ट्रैप होते हुए आपने कभी कमी देखा होगा, आज उनमें से एक दिन था। और जनाब HDFC बैंक अभी भी रत्ती भर अगर आप देखें तो इसकी मोमेंटम में कोई कमी नहीं है। HDFC बैंक स्टिल एट डे हाई, इट्स नाउ 1667। हाशता वो आज जो टाइगर जिंदा है वो है, टैग याद लाइन आ रही है आपको, है ना? कितनी बात हुई इस स्टॉक को लेकर, है ना? तो 1666 ये तो जंगल का राजा है, इसने प्रूव कर दिया फिर जिस तरह का मोमेंटम। इनफैक्ट वो 1660 वाली टारगेट हिट हो गई ना, आई थिंक सचिदानंद ने दी थी, कुछ देर पहले उनका मैसेज भी आया था, तो मोमेंटम तो है। और एक सचिन ने, जी हाँ, सचिन ने वो कॉल दी थी, हाँ मेरे पास भी आया मैसेज वो, आई थिंक उन्होंने सुबह 1660 का टारगेट रखा था, हिट हो गया और गजब चलती यहाँ पे। और याद रखिएगा वो जो 3 दिन से हम सुबह मॉर्निंग इवेंट में डिस्कस करते थे कि ये एक ट्रेंड एस्टेब्लिश हो रहा है, फाइज का ट्रेंड एस्टेब्लिश हो रहा है, वो ट्रेंड का इम्पैक्ट है। सबसे पहला आई थिंक जो वो चोट मारते हैं ना वो इन्हीं स्टॉक्स पे है, HDFC बैंक पे। अच्छा मीनवाइल अभी काम करते हैं, 4 का चौका का क्रम आपको बताते हैं। यहाँ पे 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे, अभी एग्जैक्टली मोमेंटम है तो प्ले कर लेते हैं। सस्ता ऑप्शन माना जी का सौजन्य से आएगा FN सुपरस्टार राजेश शतपति जी, 4 के चमत्कार अमित सेठ जी और साथ ही साथ मिड कैप फंड गौरांग शाह जी की तरफ से आएगा। एक काम करते हैं यहाँ पे ट्रेड ही पिक करते हैं सीधे, इट्स नाउ क्योंकि 2:48 हो चुके हैं। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप? सस्ता ऑप्शन ट्रेड पर है? माफ करिएगा कोफोर्स के ऑप्शन में खरीदारी करनी है, 5400 का कॉल ऑप्शन कोफोर्स का, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 111 रुपए का भाव चल रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 74 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन टारगेट आपको 185 तक के हो सकते हैं,
तो कोफोर्स के 5400 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी। मिनट का कॉल जो 111 के आसपास है, यहाँ पर आप तेज़ी करके चले, ये एक पॉइंट जो मानस ने आइडेंटिफाई किया है। राजेश सातपुते जी बताइए आपका एफनो सुपरस्टार। हर्षदा जी देखिए आईटी पे नजर है, मुझे लगता है आईटी में जिस तरह से रिकवरी आ रही है लेट सेशन में, तो यहाँ पे देखिए विप्रो का स्ट्रक्चर देखिए, कल इसमें एक फ्लैग फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट था और आज थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे फिर से मोमेंटम आ रहा है। मुझे लगता है विप्रो का जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 510 515, सो 510 515 इस टारगेट के लिए विप्रो बाय करे। 494 करंट प्राइस है, बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 486। ओके, आईटी में मूव आ रहा है और ये बात हम 2 बजे डिस्कस कर रहे थे हर्ष तौर पे कि कीप एन आई ऑन आईटी और लुक एट निफ्टी आईटी नाउ। एक सिंगल ट्रांच में, मतलब आप समझ लीजिएगा कि इट्स आई थिंक विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ 1 मिनट ये इंडेक्स 34,900 से करीब 35,019 की ट्रैजेक्टरी में गया। मैं आपको सुबह से कह रहा हूँ निफ्टी आईटी को रीड कीजिएगा, 5 जून से लेकर अब तक एक टिपिकल फ्लैग है, उसका रिएक्शन है ये एग्जैक्टली। अमित सेठ जी क्या पिक कर रहे हैं आप चार का चमत्कार? वीरेंद्र जी मैं एसबीआई के साथ जाना चाहूंगा, यहाँ पे कैचअप प्ले है, स्ट्रेंथ काफी अच्छे काउंटर में, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर डूइंग वेल। मुझे लगता है लार्ज कैप लाइक एसबीआई की जो प्लेसमेंट है जस्ट एक 10 डेमा से ऊपर आ रहा है, अपने पिछले 3-4 दिनों की कैंडल्स को क्रॉस कर रहा है। 855 का प्राइस है, 840 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें और टारगेट्स रहेंगे 885 पे। एसबीआई के साथ ही जाएंगे इस समय अमित जी। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली तेजी के साथ बनती हुई तेजी की तरफ ही बन रही है। गौरांग बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? हर्षदा, ये समर्पण करना चाहूंगा कि आज 1:45 बजे जब मैं मिड कैप फंडा के लिए सोच रहा था कि कौन सा क्षेत्र और कौन सी कंपनी दूं, तो मुझे ये बिल्कुल ही अंदाजा नहीं था कि उसी क्षेत्र से आज इतनी चर्चा होगी और कुछ विकल्प हमारे जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और मैंने पसंद किया था मिड कैप आईटी कंपनी L&T टेक्नोलॉजीज। ये बुनियादी तर्क के आधार पर है और लक्ष्यांक के रूप में करीबन 6,000 तक के लक्ष्यांक L&T टेक्नोलॉजीज पे नजर आते हैं। और ये पूरा अनुमान और आकलन ये है कि दूसरे तिमाही के नतीजे जो इस वित्तीय वर्ष में आएंगे, उसके पश्चात पूरे आईटी क्षेत्र की जो परिस्थिति है वो बहुत ही तीव्र गति से सुधरने की अनुमान है हमारा, खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी कंपनियां। तो L&T टेक्नोलॉजीज 6,000 के लक्ष्य। क्लीन स्वीप आता हुआ आईटी कंपनियों की तरफ क्लियरली। सारे मैं ट्रेड्स आपके लिए दोहरा रही हूँ जो हमारे जानकारों ने आज आइडेंटिफाई किए हैं। शुरुआत हमने मानस के साथ की, कोफोर्ज 5,400 का कॉल लेने की सलाह। 111 पर इन्होंने मेंशन किया, 124 का लेवल है, टारगेट इनका 185 है, 70-74 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा। फिर राजेश सातपुते ने विप्रो दिया है, 510 515 का टारगेट और 486 का स्टॉप लॉस। एसबीआई पर अमित की नज़रें गई हैं, यह चार्ट का चमत्कार, 885 का टारगेट रहेगा, 840 का स्टॉप लॉस। और तीसरा जो चौथा ट्रेड आया है वो है गौरांग शाह की तरफ से, 6,000 का टारगेट LTTS। तो आईटी कंपनियों में ही पूरा वो फोकस अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल आपके लिए ताज़ा हाल। अच्छा, 51,721 के आसपास निफ्टी बैंक और निफ्टी खुद कोशिश कर रहा है 23,600 के करीब टिके रहने की, उसी के आसपास खुला था वैसे ये इंडेक्स। सोनी पटनायक हमारे साथ है। सोनी, गुड आफ्टरनून। सुबह 11 बजे हम यही बात कर रहे थे, निफ्टी या निफ्टी बैंक, और क्लियरली निफ्टी बैंक ने दिखा दिया है कि बॉस कौन है आज। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। जी डेफिनेटली आज देखिए काफी आउट परफॉर्म किया है, 52,000 के करीब ऑलमोस्ट टेस्ट किया है, लीड किया है HDFC बैंक। आज मॉर्निंग में भी एक व्यू दे रहे थे कि HDFC बैंक में काफी पॉजिटिविटी लग रही है। करंट लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, काफी ऑलरेडी एक हो चुका है, वो मूव आ गया है। सो एक कोई भी स्ट्रैटेजी इंडिसेस में प्ले करने के लिए डिप का इंतजार करना यहाँ पे जरूरी रहेगा। करंट लेवल पे फ्रेश एंट्रीज रेकमेंडेड नहीं है। ओके अच्छा, निफ्टी आईटी आपकी स्कीम पे लिखा है ये 35,000। एक तो हर्षदा, बीते एक महीने से 20 दिन से आप ही को सौभाग्य मिल रहा है यूएस की कमेंट्री सुबह सुबह देने का। नेस्डैक की प्राइस परफॉर्मेंस अभी, क्योंकि हमारे और मतलब निफ्टी आईटी और नेस्डैक की प्राइस परफॉर्मेंस में एक ज़मीन आसमान का डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है। हाल फिलहाल में आपको चांसेस लग रहे हैं, आई मीन
कि नैस्डैक रिट्रेस हो या नैस्डैक के और आई थिंक परफॉर्म करने के चांसेस क्या लग रहे हैं? क्या सारा का सारा आई थिंक मूव इन्वीडिया का ही है या फिर रेस्ट ऑफ आईटी भी ठीक कर रहा है वहाँ पर? वीरू देखिए, अब जो इस समय मूव आया है इन द रीसेंट पास्ट, वो एनवीडिया ही लीड कर रहा है, क्योंकि एनवीडिया ने ऑफ कोर्स एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट इन सबको पछाड़ दिया है। तो लार्जली ये जो ट्रेड है वो एआई रिलेटेड कंपनियों की तरफ से ही आता दिखाई दिया है। जो कोर आईटी प्लेयर्स दूसरी कंपनियां हैं उनमें थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली है, लेकिन लार्जली एआई। अब वो एआई का कितना फ्लेवर और फील भारतीय कंपनियों में आता हुआ दिखाई देगा, दैट साइड इज अ क्वेश्चन। आपको याद होगा पिछले हफ्ते जब हम ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर रहे थे, वहां पर भी जो एआई रिलेटेड और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डील्स ऑरेकल कॉर्पोरेशन ने साइन किए थे, उस बल पर वो स्टॉक भागा था और उसका कुछ ट्रिकल डाउन इफेक्ट फिर ओएफएसएस में आया था। तो एआई इज द मैजिक वर्ड। अगर उसमें आपके हाथ अच्छे ऑर्डर्स लग रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन स्टॉक्स में चांदी है। आई डोंट नो उसका कितना ट्रिकल डाउन इफेक्ट भारतीय कंपनियों में आएगा, क्योंकि हर रोज मैं देखती हूँ किसी ने एक एआई प्लेटफॉर्म जोड़ दिया, किसी ने दूसरा एआई करार करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी है, लेकिन ये भारतीय कंपनियां कितनी बखूबी भुना पाएंगी इज अ क्वेश्चन इटसेल्फ। और वो लार्जली एआई रिलेटेड रैली ही है और कुछ नहीं है यूएस मार्केट्स में, नैस्डैक में। गौरांग, आपने हर्षिता को सुना भी, अभी आपने एक कॉल भी दी आईटी पर, लार्जली यूएस में एआई रिलेटेड रैली है। आपका व्यू क्या कह रहा है? आई मीन हमारा आईटी जो कि अब तक टेक्निकली आई थिंक हाँ हम शाउट कर रहे हैं कि भाई अच्छा कर रहा है, बट टेक्निकली स्पीकिंग निफ्टी आईटी स्टिल अपने आई थिंक हाईएस्ट लेवल से करीब आप समझ लीजिएगा 38,500 का 9 का, यानी 3,500 पॉइंट नीचे है। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये क्या डिफरेंशियल पूरा होगा गौरांग? और अगर पूरा होगा तो कौन पूरा करेगा इस डिफरेंशियल को? लार्ज कैप आईटी, मिड कैप आईटी? दोनों का मिश्रण होगा, और मैं हर्षदा जी की बात से सहमत हूँ। और हमारे यहाँ पर जो आईटी कंपनियां स्थापित है वीरेंद्र, मेरे ख्याल से वो जाने जाते हैं आगे बढ़ते हुए काम करने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही जल्द अपना जोर दिखा रहा है। हमारा आकलन और अनुमान था कि इसको निर्णायक तरीके से उपयोग करने के लिए और लागू करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जिस प्रकार से एआई अपनी परछाई पूरे क्षेत्र के ऊपर डाल रहा है, ज्यादा समय नहीं लगेगा भारत में स्थापित कंपनियों को अपने आप को मुकम्मल करने के लिए और ये साबित करने के लिए कि हम भी आगे बढ़ते हुए काम करें। और मेरे ख्याल से कुछ कंपनियां यहाँ पर काम काज पहले से ही कर रही हैं। तो मिश्रण होगा यहाँ पर दिग्गज, कुछ मझौली और कुछ छोटी आईटी क्षेत्र की कंपनियों का। इसके साथ साथ जो साइबर सिक्योरिटी और वेब अटैक्स को लेकर के जो अनिश्चितता का वातावरण है, तो ये तीनों चीज को अगर आप ध्यान में रखेंगे वीरेंद्र, एक तरफ एआई, दूसरी तरफ साइबर सिक्योरिटी एंड ऑफ कोर्स देन वेब अटैक्स एंड व्हाटएवर एक्सटर्नल थ्रेट्स आपके आईटी एनवायरनमेंट और प्लेटफॉर्म्स को आने वाले भविष्य में देखना पड़ेगा, तो उसको सुरक्षित करने के लिए मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मौका है। और इसलिए मैंने जिक्र किया वीरेंद्र के नतीजे में परिवर्तन देखने के लिए और गति तेज होने के लिए दूसरे तिमाही के बाद, इस नए वित्तीय वर्ष का जो शुरुआत हुई है, तो दूसरे तिमाही के बाद आईटी का रुझान आपको फिर से तेजी पकड़ता हुआ नजर आएगा। तो टीसीएस है, टेक महिंद्रा है दिग्गजों में, मझौली कंपनियों में साइंस लिमिटेड और केपीआईटी टेक है। एक नए एंट्रेंट के रूप में अगर आप चाहें तो टाटा टेक्नोलॉजीज, मेरे ख्याल से आईपीओ 585 के पास आसपास आया था, 1400 का स्तर छुआ और फिर 1000 के आसपास काफी लंबे समय से एक दायरेबंद कारोबार। तो ये सब सक्षम कंपनियां हैं इन सब क्षेत्रों में योगदान देने के लिए। आप इस बीच सोनी ने अपना ट्रेड नहीं दिया, निफ्टी बैंक पर हमने बातचीत की। सोनी, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस घंटे के लिए? हर्षदा जी, मेरा रहेगा इंडिया मार्ट पे करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं फ्यूचर्स में। 2600 के करीब चल रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाई 2530, टारगेट रहेगा 2700 2720। ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे इंडिया मार्ट की 2700 कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। करंट प्राइस 20 से 22 के रेंज में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 5, टारगेट है 4560। काफी फ्रेश लॉन्ग एडिशंस आज हो रहे हैं। 8% का एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी आया है। एक रेजिस्टेंस है 200 EMA को, जो कि मोस्ट लाइकली कल परसों तक की अगर क्रॉस करता है तो काफी फ्रेश रैली आपको 2700 की तरफ नजर आएगा।
2700 की तरफ बढ़ता हुआ ये स्टॉक आप 2700 का कॉल ले या फिर सीधे कैश मार्केट में खरीदेंगे तो 2700 2720 का टारगेट रहेगा। चलिए काम करते हैं, 30 सेकंड का ब्रेक लेंगे, लौटेंगे, क्लोजिंग की तरफ हमारी नजरें रहेंगी और साथ ही बिग मार्केट वॉइस में आज प्रकाश दीवान को भी जोड़ेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। अब हमारे साथ श्री प्रकाश दीवान जुड़ चुके हैं बातचीत में इस बिग मार्केट वॉइसेस की आज की कड़ी में। प्रकाश सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। देखिए फ्लो तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, DIs का पैसा बहुत अच्छा था, म्यूचुअल फंड्स का पैसा बहुत अच्छा था, बट FIs के पैसे आने की जो वाइब्रेशंस है वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं और वो वाइब्रेशंस फील हो रही हैं HDFC बैंक के स्विंग को देखने के बाद। आपकी राय क्या है सर? दरअसल हुआ क्या चुनाव से पहले, चाइनीज़ मार्केट या फिर हांगकांग के मार्केट्स को FIs ने बहुत स्ट्रांगली चेज भी किया। क्या हमारा प्राइस बेटर था इसलिए वो यहाँ पे आए, या फिर अब स्पष्ट हो गई है कुछ समय के लिए स्थितियाँ इसलिए FIs का पैसा आ रहा है? और अब अगर आ रहा है तो प्रेफर्ड डेस्टिनेशन उनका क्या, ये बैंक से रहेंगे जो कि काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म कर रहे थे? तो नमस्कार वीरू, आपके सवाल में ही काफी हद तक जवाब छुपा हुआ है। आपने जैसे फरमाया जो FIs का पैसा जो हार गया था या वेट कर रहा था इलेक्शन के आउटकम के लिए, वो सबसे कम हल्का वो हुआ था एलोकेशन तो बैंकों में हुआ था, ठीक है। और जो इलेक्शन आउटकम के बाद नई सरकार बनने के बाद जो कंटिन्यूटी का एक बहुत क्लियर मैसेज आया है, चाहे वो कैबिनेट के गठन में हो, चाहे वो पॉलिसीज के झुकाव की तरफ हो, उससे साफ जाहिर है कि ये दौर अगले 3-4 साल का जो दौर है ये प्राइवेट सेक्टर कैपिटल फॉर्मेशन का रहेगा। हमने पिछले 3 साल में देखा है कि सरकार ने PLI के जरिए काफी कुछ इंसेंटिव्स के जरिए पब्लिक सेक्टर के थ्रू स्पेंडिंग की है, कैपिटल फॉर्मेशन वहां हुआ है। अब ये प्राइवेट सेक्टर के पास इसका वो रहेगा ओनस, और जैसे ही प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन कैपिटल फॉर्मेशन में होता है आपको बैंकों के क्रेडिट ग्रोथ, निम एक्सपेंशन, सब चीजें जो है सही बैठना शुरू हो जाएंगी। और उस लिहाज से अगर आप देखें तो बैंक्स में अंडर ओनरशिप थी, खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की। तो जैसे जैसे वो ओनरशिप बढ़ती जाएगी आपके जितने बैंक से, चाहे वो HDFC बैंक हो, एक्सिस हो, ICICI हो, इंडसइंड, कोटक, जहां ओनरशिप कम है इंस्टीट्यूशंस की, वहां वो पैसा आपको बड़ी तादाद में आता हुआ दिखेगा। सो स्वाभाविक है ये मैं तो मानता हूं कि हो सकता है इंडेक्स बैंक निफ्टी आपको अभी भी 2-3 हजार पॉइंट और दिखे बिफोर इट स्टार्ट स्टेबलाइजिंग। तो अभी तो बहुत अच्छी खासी जगह है, अंडर ओनरशिप है, पॉजिटिव वो है, क्रेडिट ग्रोथ सामने आपको दिख रहा है, और कहीं ना कहीं अगले 6 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट घटना जब शुरू होंगे तो आपके पास वो वापस जो है एक एक्सपेंशन मार्जिन का बनना शुरू हो जाए। हाँ। अच्छा प्रकाश सर, एक परफेक्ट ब्लेंड क्या होगा? मान लीजिए मुझे अभी भी बैंक्स लेने हैं, मतलब आप प्राइवेट बैंक्स में से और सरकारी बैंकों में से क्या लेना चाहेंगे? अगर मेरे पास गुंजाइश 4 बैंकों की हो, प्राइवेट और PSU, और अगर 1-2 मिड कैप को जोड़ने का स्कोप हो, आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि क्षेत्र इतना बड़ा है कि आप उसमें से किन चीजों का चयन करते हो जो आपको एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे सके। तो इसमें 4 नाम में से 2 प्राइवेट सेक्टर रहेंगे, 2 पब्लिक सेक्टर रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं मानता कि पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ कोई प्राइवेट सेक्टर से फीकी रहेगी। दोनों की रफ्तार थोड़ी बहुत अलग हो सकती है समय के हिसाब से, बट दोनों बोथ ऑफ देम विल ग्रो। पब्लिक सेक्टर में आपको लेना है, एक सबसे पहले मेरा कैनरा बैंक का चयन करूंगा, क्योंकि मुझे जो वहां पे इम्प्रूवमेंट दिखा है पिछले 1 साल में, और जो आगे के ट्रिगर्स समझ आ रहे हैं, चाहे वो उनके AMC के मोनेटाइजेशन को लेके हो, इंश्योरेंस के बिजनेस को लेके हो, GSEC के बिजनेस को लेके, वहां वो मोनेटाइजेशन से बैलेंस शीट बहुत मजबूत बनेगी। और जो रेवेन्यू रिकग्निशन, जो इनके जो पुराने NPAs के जो प्रोविजनिंग है, उसमें से जो राइट बैक्स आ रहे हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में इनको इनकी अर्निंग्स को, प्रॉफिट को सपोर्ट करेगा। सो कैनरा बैंक। सेकंड पब्लिक सेक्टर बैंक की साइड में IDBI को देखिए आप, बहुत क्लियरली यहाँ पे एक स्पेशल सिचुएशन का आभास हो रहा है। कहीं ना कहीं इसका डाइवेस्टमेंट पहले होगा, क्योंकि सरकार के पास मालिकी ज्यादा है, तो आपको एक अच्छे भाव पे, अच्छे ओनरशिप के साथ इसमें कोई अनाउंसमेंट जल्दी आता हुआ दिखेगा। ये पेंडिंग रह गया था पिछले साल, नहीं तो पिछले साल के साइकिल में ही हो जाता, लेकिन अभी यहाँ जगह है। और प्राइवेट सेक्टर में छोटी बैंक्स में से इंडसइंड को देखिए आप। इंडसइंड के पोर्टफोलियो का जो संतुलन है ग्रोथ और सेफ्टी को लेके, वो बहुत ही बढ़िया है। वो एक्चुअली एक NBFC जैसा पोर्टफोलियो है, लेकिन बैंक के ढांचे में। तो इंडसइंड ऑफकोर्स थोड़ा सा बढ़ जरूर गया, तो थोड़ी घबराहट होती है कि पिछले 2 हफ्ते में इतनी इसमें वो आई है, लेकिन अभी भी जगह गुंजाइश बहुत है।
और आई वुड स्टिल बिलीव HDFC बैंक में जो रिवाइवल दिख रहा है वो आएगा, वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बेशक हो, लेकिन आपको ये 1900-2000 की लेवल्स तक इमीडिएट बेसिस पे कूच लगाता हुआ दिखेगा। और जो लंबे समय के लिए रखेंगे तो ऑफ कोर्स कंपाउंडिंग तो चलता रहेगा, बट ये कॉम्बिनेशन के साथ जाऊंगा मैं, 2 पब्लिक सेक्टर, 2 प्राइवेट सेक्टर एंड चारों के जो ट्रिगर्स हैं वो यूनिक है। प्रकाश, गुड आफ्टरनून। आई अंडरस्टैंड कि बैंक्स में जो पूरी साइकिल का इम्पैक्ट आता है और जो तेजी आती है उसका एक लार्जर इन्फ्लुएंस निकाला जा सकता है, लेकिन ये जो आपने कॉन्टेक्चुअलाइज किया है कि क्या वजह रहेगी लार्जर इस सेक्टर को आउट परफॉर्म करने के पीछे, क्या वो NBFCs के लिए भी फेवरेबल रहेगा? क्योंकि NBFCs में इतना एक्सूबरेंस नहीं देखने को मिला है जितना निजी बैंकों में आज नजर आया है। No, absolutely, Arshada, very good question कि जो चीज बैंकों के लिए एप्लीकेबल है वो किस हद तक NBFCs में ट्रांसलेट होती है, बिकॉज मौके वहां भी बहुत होते हैं, कंपनीज के साइजेस वहां पे ऐसे हैं जो ग्रोथ आपको मल्टी बैगर्स लॉन्ग टर्म में बनते हुए दिखे हैं, चाहे वो कैनफिन होम्स हो, PNB हाउसिंग फाइनेंस हो। सो मुझे लगता है उस क्षेत्र में अगर आप देखें तो आप थोड़ा सा एक अलग नजरिया अपनाएं कि हर NBFC में भी बहुत सारे सब सेक्टर्स हैं अर्शदा, जैसे आप जानते हैं। जो गोल्ड लोन कंपनीज वो बहुत अलग है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, जो व्हीकल फाइनेंस कर रहे हैं, जो पर्सनल लोन्स दे रहे हैं, तो उस लिहाज से इसका एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाए। वहां भी 4 कंपनी लीजिए आप और 4 अलग अलग क्षेत्र को कवर करने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है हाउसिंग फाइनेंस विल प्रोबब्ली बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रॉमिसिंग एरियाज, और जो टेक्नोलॉजी का जो अडॉप्टेशन हो रहा है वहां पे, उसकी वजह से आपको रीच बहुत गजब की बढ़ती हुई दिखेगी। तो जो पेनिट्रेशन नहीं हो रहा वो दिखेगा, जो व्हीकल फाइनेंस में 10 साल पहले हुआ था, 10-15 साल पहले, लेकिन अब वो आपको हाउसिंग फाइनेंस में दिखेगा। तो मेरा झुकाव थोड़ा सा हाउसिंग फाइनेंस की तरफ ज्यादा है, बट NBFCs में कुछ बहुत ही बढ़िया NBFCs हैं जो मुझे पसंद आती है। साइज छोटी होने की वजह से डिस्कशन नहीं होता है। एक 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस करके कंपनी है, अब वो मतलब इतना सिंपल काम करते हैं, लेकिन उनके जो क्रेडिट अप्रेजल सिस्टम्स हैं वो इतने मजबूत हैं और इतने बढ़िया तरीके से वो जो टिकट साइज जिसको वो अपनाते हैं वो ग्रोथ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको इस टाइप की कंपनीज का डिफरेंशिएटेड ग्रोथ दिखना शुरू हो जाएगा। और ये कुछ समय पहले ये कंपनी काफी सस्ते में मिल रही थी, अब थोड़ा प्राइस टू बुक के हिसाब से आपको दिखी होगी अप्रिसिएशन इसमें अच्छा आया है, बट अभी भी बहुत गुंजाइश है क्योंकि वो स्पेस बहुत बड़ी है। सो आई फुली अग्री, NBFCs में भी रहना चाहिए। और मेन स्ट्रीम NBFCs में जैसे AB कैपिटल है, एक बहुत क्लियर कट रिवाइवल उसके बिजनेस में भी दिख रहा है। जो पिछली बार जो मैट्रिक्स आए थे कॉल पे, जो समझ आए थे हमको, उसमें एक झलक है। ऑफकोर्स ये झलक है, अभी इसको एक आध क्वार्टर और वैलिडेट होने में समय लग सकता है, बट यू कैन कीप इट ऑन योर रडार। कंजम्पशन थीम में बीच में कुछ इंटरेस्ट आया था, लेकिन ऑफ लेट, एंड आई विल बी वेरी स्पेसिफिक फॉर टाइटन ओनली, प्रकाश, ये स्टॉक मौका मिलते ही यहाँ पर भारी मुनाफा वसूली आना शुरू हो जाती है। आज भी टॉप लूजर्स में शामिल है। दिक्कत क्या है कि वैल्यूएशंस की ही पूरी झंझट है या फिर कुछ और मार्केट पड़ रहा है इधर? नहीं, अगेन वेरी गुड स्पॉटिंग, क्योंकि इतनी अच्छी कंपनी फंडामेंटली क्यों इसके प्राइस बिहेवियर ऐसा होना चाहिए? द रीजन इज वेरी सिंपल। इसमें वैल्यूएशन कंफर्ट आपको इतना नहीं रहता जब आप देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट कंजम्पशन के बिना इसको इतना पी, हाई मल्टीपल पी दे रहे हैं। मतलब कंजम्पशन में कोई इतना, जैसे आपने कहा वो एक वन ऑफ आया, हमने कुछ FMCG के मूव्स देखे इलेक्शन आउटकम के आसपास, वो डिफेंसिव प्ले जैसा था, लेकिन वो क्या सेक्टर रोटेशन समझ लीजिए। लेकिन जो टाइटन का जो कंजम्पशन का जो पैटर्न है या सेगमेंट है, वहां पे कंपेटिटिव इंटेंसिटी अर्शदा बहुत बढ़ रही है। आप ये देखिए कि जो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स टाइटन के बाद आए हैं वो बहुत सारे हैं। मतलब ज्वेलर्स में तो आप देखिए तो इतने ज्यादा नाम हो गए उस सूची में, वो सारे अपने आप को मजबूत बना रहे हैं। बैलेंस शीट उनकी इंप्रूव हुई है क्योंकि गोल्ड प्राइसेस इंप्रूव है, तो इन्वेंट्री गेन्स की वजह से उनकी जो स्ट्रेंथ आ रही है वापस, उस लिहाज से वो compete कर पा रहे हैं जो पहले टाइटन के सामने नहीं कर पा रहे थे। तो एक्सपेंशन अच्छा खासा कर रहे हैं, प्राइस कंपेटिटिव है, कस्टमर सेगमेंटेशन भी डिफाइन हो रहा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप ये देखिएगा कि टाइटन हर 5 साल में स्टेज पे जाता है कि 6-8 महीने थोड़े से स्लो रहते हैं या नरम रहते हैं, और उसके बाद फिर एक नई मजबूत उससे होता है। अब हो सकता है अगले क्वार्टर में या 6 महीने में आपको फेस्टिव सीजन के आते आते साड़ियां और बाकी चीजें, घड़ियां ज्यादा बिकने लगे और ज्वेलरी कम बिके। सो ये मिक्स उनका जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, डायनेमिक है, बट इसको राइट ऑफ नहीं कर सकते। नीचे के लेवल्स पे
आई एम श्योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को पसंद आएगा, लेकिन हाँ वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेच होने की वजह से ही हम अक्सर होते हुए देखा है। अच्छा प्रकाश सर, जैसा भी हुआ आई थिंक सरकार का गठन हुआ, लेकिन फिर भी आई थिंक बीजेपी के जो नंबर्स रहे और इन नंबर्स के बाद अब एग्जैक्टली अब उन्हें स्टेट इलेक्शंस में भी जाना है। अब दो शुरुआती जो निर्णय लिए उसमें क्लियरली विजिबल है कि वो आई थिंक अपना रूरल स्पेंड्स बढ़ाना चाहते हैं और आई थिंक लोगों के हाथ में पैसा जाए, उसका एक विकल्प शायद इस बजट में भी तलाशा जाए। कंसिडरिंग द फैक्ट कि अभी हमें स्टेट इलेक्शंस में जाना है, अभी आपको बहुत अच्छी तरीके से प्लेस्ड ऐसे कौन से स्पेस नज़र आ रहे हैं जहाँ पे प्ले करना चाहिए? जस्ट फॉर इंस्टेंस, क्या एग्री स्पेस, क्या ट्रैक्टर स्टॉक्स, क्या फर्टिलाइजर स्टॉक्स, क्या केमिकल स्टॉक्स, इन पे बैट करना चाहिए इस वक्त? वीरू देखिए, एज ए स्पेस अगर मैं देखूं तो थोड़ी सी लिमिटेड विकल्प हमारे पास गुंजाइश कम हो जाती है, क्योंकि एक पूरी की पूरी स्पेस रिवाइव होती हुई नहीं दिख रही, लेकिन बॉटम अप बेसिस पे कई नाम उसमें उस स्पेस में भी ग्रोथ दिखाने की क्षमता रखते हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल्स है, केमिकल्स में आपको कुछ अच्छी कंपनीज अभी भी दिखेंगी जहां टर्न अराउंड ऑलरेडी एविडेंट है, तो आप उनको पहले देखिए, 6 महीने बाद बाकी लिस्ट में वो कंपनी का समावेश बाकी बहुत सारी कंपनियों का हो जाएगा। पर लीडर्स जो है उसमें केमिकल्स में रिवाइवल है। एक स्पेस में मुझे जो समझ आ रही है, जो ट्रैक्टर स्पेस है, पिछले साल आपने देखा ट्रैक्टर सेल्स में बहुत बड़ा मार पड़ा था और ऑफ कोर्स उसका अंदेशा पहले से स्कॉच और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने दिया था। इस बार मॉनसून की टाइमिंग पे थोड़ी बहुत अटकलें लग रही है कि शुरुआत हो रही है, नहीं हो रही है, कहाँ हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मैकेनाइजेशन लेवल्स जो हिंदुस्तान में है उसमें अगर फंडिंग ठीक से आपको मिलना शुरू हो जाती है, और जो बहुत सारे एग्री क्षेत्र में फिनटेक ने करना शुरू किया है, मैं तो कई सेंटर्स में देखता हूँ ऐसे ऐसी कंपनीज लोन दे रही है जो आज तक वहां पे बैंक ब्रांच नहीं थी, लेकिन अब लोन की सुविधा अवेलेबल है। सो जब ट्रैक्टर्स और ये सब चीजें जब बिकेंगी तो आपको ग्रोथ रेट बहुत अलग टाइप का नंबर दिखेगा। उसमें स्कॉच देखा जा सकता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में बाकी चीजों का भी समावेश है, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट आई थिंक स्कॉच कैन गिव यू अ बिट ऑफ अ सरप्राइज। यहाँ से 20-25% आपको अगले 6-12 महीने में दिखेगा। और ऐसे ही एक स्पेस मुझे लगता है टेक्सटाइल, बजट की आपने बात की, बजट में अगर कोई चीज आ सकती है जिससे एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन भी मेंटेन हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी उसका भी वो दबदबा रहे, उस लिहाज से टेक्सटाइल इज वन सेगमेंट जो मुझे लगता है थोड़ा सा अंडर सर्विस रहा है। फोकस उसमें पीएलआई आई थी, लेकिन उसका कोई बहुत असर पड़ा नहीं जितना इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी सब चीजों में है। तो टेक्सटाइल में आप देखिए, जो स्पिनिंग कंपनीज हैं, जो 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 गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनमें से बहुत सारी आपको चॉइसेस मिलेंगी, और बहुत सारी जगहों में वैल्यूएशन कंफर्ट भी है कि भाई महंगी कोई चीज आपको लग नहीं रही है, तो थोड़ा सा मुझे उस तरफ झुकाव दिख रहा है। बट ऑफ कोर्स इसमें थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग कि कौन सी चीज किस समय पे लिया जा सकता है, बट टेक्सटाइल कैन बी अ सरप्राइज पैकेज फ्रॉम द बजट। अच्छा सर, रियल स्टेट या फिर एचएफसीज, दोनों में से क्या अच्छा रहेगा? या फिर तीसरा तबका है होम इम्प्रूवमेंट या फिर रियल स्टेट एंसिलरी? इन तीनों में से आपका झुकाव किस तरफ है? लेट मी प्रायोरिटाइज, मतलब इनको एक ऑर्डर में बता देता हूँ। सबसे पसंद एचएफसीज है, क्योंकि कोई भी रियल एस्टेट कोई भी लोकेशन में बिके, हाउसिंग लोन तो लिया ही जाएगा। सेकंड इनफैक्ट मेरा होम इम्प्रूवमेंट का है, क्योंकि अगेन कोई भी बिल्डर से आप लीजिए, कैसे भी लीजिए, ग्रोथ अगर डीएलएफ की आ रही है, शोभा की आ रही है, प्रेस्टीज की आ रही है, आपको कहीं ना कहीं वो भी होम इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट्स में कंजम्पशन तो दिखना ही दिखना है। रियल एस्टेट पर से जो प्लेयर्स हैं उसमें बहुत कम ऐसे बचे हैं जहां पे वैल्यू अनलॉकिंग बाकी है। मेरे हिसाब से काफी हद तक जो साइकिल है उसकी इंटरिम बेसिस पे अगले 1-8 साल के लिए थोड़ी सी पीक आ गई है। चाहे आप सेंचुरी टेक्सटाइल देखिए, ओबरॉय रियल्टी देख लीजिए, जो बहुत अच्छी तरह बढ़े हैं, वो सारी अच्छाई जो है इन्वेंट्री सेल्स की, प्री सेल्स की, वो सारी आपकी उसमें डिस्काउंट हो रही है। तो वहां पे थोड़ा सा मुझे लगता है फटीग फैक्टर आएगा। स्टॉक आपको, बिजनेस चलता रहेगा क्योंकि बिकी है चीजें, तो वो तो पैसे तो आएंगे, लेकिन आपको स्टॉक में उसका इंप्रूवमेंट थोड़ा सा समय लगाएगा, बहुत जल्दी ट्रांसलेट नहीं होगा। सो आई वुड स्टे अवे फ्रॉम डायरेक्ट रियल एस्टेट प्लेस, लेकिन ये दो सेगमेंट एचएफसीज और होम इंप्रूवमेंट में डेफिनेटली आपको अभी ट्रैक्शन दिखेगी। प्रकाश, इस समय आईटी कंपनियां कैसी लग रही? क्योंकि कुछ देर पहले हमने बेक सिरे में, एक सुर में कई सारे जानकारों से सुना कि आईटी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑफ कोर्स नैस्डैक में वो एआई वाला बड़ा कल्चर हॉट है, लेकिन भारत में किस तरह का प्ले देखने को मिलेगा? आईटी में क्या चलेगा इधर?
नो गुड क्वेश्चन, बट भारत में मुझे नहीं लगता कि एआई इतना बड़ा अभी हुआ है या हो सकता है बहुत जल्दी कि आपको आईटी कंपनीज में कोई फर्क दिखेगा। वहां यूएस की कंपनीज ने जो काम किया है वो हमसे काफी आगे हैं। तो एका इक्का दुक्का कोई चिप कंपनी, कोई लॉजिक जिसकी एआई की तरफ के झुकाव वाली कंपनी में हो सकता है। आईटी कंपनीज इनफैक्ट आई वुड स्टे अवे फ्रॉम अर्शदा। उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। जो यूएस डॉलर पे प्रेशर है ये आपको गहराता हुआ दिखेगा अगले 6 महीने। ऑफ कोर्स इलेक्शन वहां आ रहे हैं तो एक पॉपुलिस्ट काइंड ऑफ माहौल बना हुआ है, लेकिन जो यूएस की हालत है, यूएस ट्रेजरी की हालत है, जो डेट रीपेमेंट वहां पे जो हालत है, पहली बार यूएस में डिफेंस बजट से ज्यादा आपका रीपेमेंट, डेट का रीपेमेंट का आंकड़ा गया है, विच इज इतने सालों में नहीं हुआ हिस्ट्री। तो ये आपको ये बताता है कि सिचुएशन बड़ी बहुत हेल्दी नहीं है। और यूएस पे प्रेशर अगर दबाव रहा यूएस डॉलर पे, तो आपकी कमाई आईटी कंपनीज की तो दबाव में रहेगी। तो वहां 4-5% का मार अगर पड़ गया तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। तो मुझे नहीं लगता आईटी कंपनीज में रहना चाहिए। एक कंपनी जो मुझे वहां पसंद आती है वो है टाटा टेक्नोलॉजीज। इसका हुलिया थोड़ा सा अलग है, इसकी डिपेंडेंस ऑन यूएस डॉलर इनकम इतनी ज्यादा नहीं है, मल्टी करेंसी वो है बास्केट। और सेकेंडली जो टाटा मोटर्स और शेरी का जो चाइना में करार हुआ है, ये एक बहुत हिस्टोरिक फैक्ट है। ये जेएलआर और चेरी मिल के अब कम्पीट करने की बजाय मिल के काम करेंगे। उसमें टाटा मोटर्स की ये एक जमाने में टाटा टेक उसकी एक वो उसमें हुआ करती थी, सेटअप में हुआ करती थी, उसकी सब्सिडी हुआ करती थी। अब आप ये सोचिए टाटा टेक को ये डेटा के बाद, ये काम काज मिलने के बाद कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो आई थिंक देयर इज लॉट्स दैट्स पॉसिबल। अब वो जैसे जैसे स्केल अप होगा आपको एक बहुत बढ़िया रफ्तार उसकी ग्रोथ की दिखेगी, स्टेडी ग्रोथ दिखेगी, लेकिन रफ्तार दिखेगी सही, ये मैं मानता हूँ उसके बिजनेस को समझने के बाद। आई वुड लुक एट टाटा टेक। और बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं लग रहा, ऊपर गया था फिर थोड़ा सा 1000 के आसपास मिला। इस मार्केट में जब हम न्यू हाईस बना रहे हैं रोज रोज, ये अभी भी अपने पुराने हाई को नहीं लांग सका है। सो कहीं ना कहीं एक कंफर्ट आपको वैल्यूएशन का भी मिल जाएगा। चलिए प्रकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कहाँ पर है सर इस वक्त? अभी गोवा में, मुंबई में? नहीं नहीं, गोवा में नहीं हूँ, बट पहुंच जाऊंगा, परसों तक पहुंच जाऊंगा और जल्दी मुंबई में भी आऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पे और सेक्टर्स पर राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अभी काम करते हैं, यतिन से बात करते हैं। और निफ्टी को देखिए, इट्स 23522, गजब की रही है क्लोजिंग जनाब। कहाँ से कहाँ तक का मूव। हमने शुरुआत जब इस कार्यक्रम की थी तो निफ्टी बैंक था 51,400 पे ही, ऑलमोस्ट 52,000 का दीदार करके आया, लौट के 51,421 पे। कॉल राइटर्स ट्रैप्ड, बट आई थिंक फिर इंडेक्स लौटता हुआ अपनी ट्रैजेक्टरी में, सिंपली निफ्टी भी। यतिन, डीलर्स क्या चीज़ कर रहे हैं इस वक्त? वीरू गुड आफ्टरनून। देखिए, दो स्टॉक्स जो आज डीलर्स के फोकस में, सबसे पहले इंडिया मार्ट, और काफ़ी सारे यहाँ डोमेस्टिक फंड्स खरीदारी कर रहे हैं। डीलर्स को लगता है यहाँ 2650 से लेके 2670 टारगेट्स आ सकते हैं। ऑब्वियसली अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओपन इंटरेस्ट भी 5% बढ़ा है और फ्रेश बाइंग यहाँ देखने को मिल रही है। इसके अलावा मदरसन सुमी यानी संवर्धना मदरसन, ये स्टॉक में भी डीलर्स काफ़ी बुलिश हैं। डीलर्स को लगता है कि एफआई बाइंग के चलते यहाँ भी एक बीटीएसटी का जो है ट्रेड बन सकता है 185 से लेके 186 के टारगेट्स के लिए। और यहाँ ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो लगभग 6.5% का इजाफा हुआ है। और ये चुनिंदा वो स्टॉक्स हैं जहाँ आपको ओपन इंटरेस्ट में एडिशन भी दिख रहा है, स्टॉक भी हरे निशान में डिस्पाइट द मार्केट वॉलेटिलिटी। बैंक निफ्टी को छोड़ के अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखें तो काफ़ी वॉलेटाइल है, लेकिन ये दो स्टॉक्स में काफ़ी बाइंग आपको देखने को मिल रही है आज के सत्र में। संवर्धन मदरसन धीरे धीरे करके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लौटता हुआ दिखाई दिया है। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। तो दो स्टॉक्स, एक तो इंडिया मार्ट और दूसरा संवर्धन मदरसन, और दोनों दरअसल इस मंच पर डिस्कस हो चुके हैं। चलिए अब बीटीएसटी या एसटीबीटी, गावा जी बताइए ट्रेड क्या है? मेरे ख्याल से इन्फोसिस पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ट्रेड करा है 1511 पर, 1500 का स्टॉप लगाए 11 रुपए का। ऑन द अपसाइड टारगेट करीब 1530 के नजर आते हैं इन्फोसिस। ओके, इन्फोसिस। चलिए अब चलते हैं माना जी के ट्रेड के पास। माना क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए कोई नया ट्रेड नहीं है, लेकिन जो 2 बजे रिकमेंडेशन दिया था एक्सिस बैंक पे, वहीं पर रिकमेंडेशन है। एक्सिस बैंक के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे 1214 1214 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1260 1260 की टारगेट पॉसिबल है। ओके, विकास आपका ट्रेड? ओके,
डायरेक्टर साहब ने बताया नहीं, विकास जी चले गए, कोई बात नहीं। अमित जी से बात करते हैं। अमित जी, आप ट्रेड क्या पिक करेंगे? जाना चाहूंगा डेज हाई पे क्लोज कर रहा है, बुल साइज कैंडल है, की मूविंग एवरेजेस के ऊपर, और सेक्टर इज आल्सो इन थीम। 496 का प्राइस है, 489 का स्टॉप लॉस और 507 रुपए के टारगेट्स के लिए विप्रो। ये तो एक्सिस बैंक में मोमेंटम 1260 का टारगेट रहेगा। सोनिया, आपका ट्रेड क्या रहेगा? हर्षदा जी, मेरा BTST रहेगा अदानी पोर्ट्स में, फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं, करंट लेवल 1451 पे बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 1420 का, टारगेट है 1500। ओके, तो अदानी पोर्ट में 1500 के लिए एक अपॉर्चुनिटी इधर बन रही है। राजेश सातपुते, बताइए आप क्या लेंगे? अक्षय जी, देखिए, अगर अदर देन IT, अदर देन बैंकिंग कुछ सोचना है, देन आई थिंक मेटल पे थोड़ा फोकस रहेगा। वेदांता एक काउंटर मुझे अच्छा लगता है, डिस्पाइट सो मच ऑफ वोलेटिलिटी वेदांता ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ही क्लोज दिया है, वो है 446, 448 पे ये ट्रेड हो रहा है, तो 4 पॉइंट का 4 रुपीज का स्टॉप लॉस रखे और वेदांत लेके जाए। मेरे हिसाब से इसका कल का टारगेट होना चाहिए 465 टू 470। ओके, तो ये फिलहाल वेदांत के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इस समय बन रही है। गौरांग, कोई खास ट्रेड जो जहन में आ रहा है इस समय? अगर थोड़ी बहुत, मेरे ख्याल से भले आज बैंकिंग क्षेत्र चले हैं हर्षदा, लेकिन अगर समय सीमा की पाबंदी नहीं है और थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया है, तो एक स्टॉक जिसकी चर्चा मेरे ख्याल से आपने और वीरेंद्र ने बहुत की आज के शो में, वो है HDFC बैंक। बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी भी खरीदारी की राय है और 1800 से लेकर के 2000 तक के लक्ष्यांक, जो नतीजे हमने अब तक देखे हैं, उस पर आधारित है। और अगर ये जो पहली तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर आए तो इस लक्ष्यांक को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। चलिए बातें हैं इंडेक्स के व्यू पर। क्रिटिकल डे है। देखिए, आज निफ्टी बैंक को हमने चरणों में प्ले किया सुबह सुबह की कमेंट्री एक बार फिर लेके आइए, मैं आपको बताऊंगा क्रिटिकल चीज़ क्या है। देखिए, सुबह निफ्टी पे व्यू था कि जैसे ही आप 523 के जोन के डिप को मिले या फिर 467 तक का डिप मिले, उसको बाय कीजिएगा। स्विंग टूवर्ड्स आई थिंक 613 640 पॉसिबल है। निफ्टी तो चैलेंजिंग रहा आज, मतलब टर्बुलेंस बहुत रही। निफ्टी बैंक में क्लियर ट्रेड मिले, स्मूथ ट्रेड मिले। पहले मेरे ख्याल से 50 640 की ट्रेजेक्टरी पार हुई, फिर 710 की ट्रेजेक्टरी पार हुई, फिर 51,050 तक का मूव मिला, फिर आई थिंक हमने फ्यूचर एक्सप्रेस में टिप्पणी करी, फिर क्लोजिंग में भी टिप्पणी करी। 51,700 के आसपास आपको कहा था कि प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा। देखिए, अब कल से होगी शायद थोड़ी कूलिंग ऑफ, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आज जो निफ्टी की कैंडल क्रिएट हुई है ना 23,521 पर, ये इसकी बॉडी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि इंडिकेट कर रही है कि बाजार थोड़ा सा हायर लेवल पे प्रेशर फील कर रहा है। ऑल दो, चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे वो ICICI बैंक हो, चाहे कोटक महिंद्रा बैंक हो, दे आर डूइंग वेल, क्लोजिंग अच्छी हो रही है। बट स्टिल मेरा कहने का मतलब ये है कि कैरी कुछ मत करिए, कैरी मत कुछ करिए। अब एक काम करेंगे, कल निफ्टी के और निफ्टी बैंक के स्पेशली जो वीकली प्लेसमेंट हैं अगले हफ्ते के, उसको देखेंगे। और निफ्टी मेरे ख्याल से ऐसा कोई बड़ा माइलेज लेके क्लोज भी नहीं हो रहा है कि मैं ओवरनाइट रिस्क लूँ। बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि US मार्केट शट हैं, अगर आप रिस्क ना चाहते हैं तो निफ्टी कैरी कर लीजिए बस। लेकिन मैं हूं तो, मतलब मैं अगर मुझसे कहें आप तो, कि आज इतने बड़े मूव के बाद कॉल राइटर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली होगी। बेटर ये है कि कल किसी डिप का इंतजार करें, किसी निर्णायक लेवल पे लें। अभी मेरे को वो लेवल इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा। अब आप देखिए ना, निफ्टी बैंक का इंटरडे हाई क्या है, 52,000, आई मीन 52,000 लगभग। और आप ट्रेड कहाँ कर रहे हैं? आप 51,350 पे ट्रेड कर रहे हैं, 51,450 पे ट्रेड कर रहे हैं, 650 अंक नीचे। कैरी करना बनता ही नहीं। बेटर है कि HDFC बैंक को ले जाइए या फिर ICICI बैंक को ले जाइए। इंडेक्स को हर्षता अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कल देखेंगे। एक बड़े मूव के बाद थोड़ी कूलिंग ऑफ हो तो रीएंटर करेंगे, अभी कोई ट्रेड कैरी नहीं करेंगे। अब आइए काम करिए, जरा लेके आइए आप आज के ब्रेथ को इन डेरिवेटिव्स, वो आपको स्ट्रॉन्ग नजर आएगी। ब्रेथ बाजार की अच्छी थी, कोई दुराई नहीं है। आपका बैंक चल रहे थे, आपका IT चल रहा था, निफ्टी IT करीब 34,903 के जोन में। एक बार लेके आइए ब्रेथ 38 लॉन्ग, शॉर्ट कवरिंग 6 में। अच्छा, हायर लेवल पर शॉर्ट बना है तो इस बात पे ध्यान रखिएगा, हायर लेवल पर शॉर्ट बना है। आई मीन ये बीते 10 दिन के बाद, आई मीन 7 तारीख के बाद का सबसे बड़ा शॉर्ट का फिगर है।
चंबल, कोरोमंडल, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, RBL बैंक। आज ये दो स्पेस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, वो तो क्लियरली एविडेंट है स्क्रीन पे, बट शॉर्ट कवरिंग कहाँ थी? बलरामपुर चीनी, सन टीवी, रेकल फाइनेंशियल, साइसी लोम्बार्ड और लोरस लैब में। शॉर्टिंग कहाँ पे हुई? आइए इस स्पेस को जरा विटनेस करते हैं कि कहाँ पर शॉर्टिंग हुई है आज। HAL, जी एंटरटेनमेंट, वोल्टास, टाइटन, कॉनकॉर को छोड़ दीजिए, वहाँ पे खबर का इम्पैक्ट था, बट आज डिफेंस स्पेस में, आज एग्रेसिव कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में, FMCG स्पेस में आज थोड़ी शॉर्टिंग हुई है। लॉन्ग अनवाइंडिंग ABB में, दैट मीन्स आज प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी थी। गेल, JK सीमेंट, IEX कल बहुत बड़ा मूव दिया, इन सभी काउंटर्स में आज थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई। तो आज बाजार थोड़ा सा कूलिंग ऑफ मोड में गया है बाद में, स्पेशली निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 23,515 पे। तो आशा मैं मेरे ख्याल से इस बाजार में इंडेक्स लेवल पे न्यूट्रल जाना पसंद करूंगा। ओवर टू यू। तो थोड़ा सा आप न्यूट्रल ट्रेड आप लेकर चलेंगे। अच्छा, बैन का अपडेट भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वायदे बैन में इंडस टावर जाने के पूरे चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन 225% तक की आ गई है। चंबल फर्टिलाइजर में करीब 114% तक की पोजीशंस। हैल भी शिरकत कर सकता है बैन में, और PNB भी दरअसल बैन का हिस्सा बनता हुआ दिखाई देगा। तो लिस्ट धीरे धीरे करके लंबी होती जा रही है बैन वाले कैंडिडेट्स की, और ये 4 कंपनियां अतिरिक्त जहां पर आप पोजीशन कैरी कर सकते हैं। अच्छा, वेरी क्विकली गौरांग हमारे साथ है, तो गौरांग, ये फर्टिलाइजर कंपनियों में ये GST वाले मामले में आज काफ़ी तेज़ी बन गई, लेकिन कितनी पॉसिबिलिटी है कि वाकई में ये GST के दायरे से बाहर आएगा सेक्टर? देखिए, गेमिंग कंपनियों के ऊपर भी ऐसी कुछ खबरें थी और बाद में स्पष्टीकरण आया कि अभी उस पर विचार नहीं हो रहा है अर्षिता। तो GST को लेकर के आप अपना मन बना करके अगर सौदा लिखते हैं स्पष्टीकरण आने से पहले, तो जोखिम बहुत बढ़ जाता है। हमारी तो राय ये रहेगी कि स्पष्टीकरण आने दीजिए, भले थोड़ा बहुत महंगा खरीदने मिले, लेकिन उसके बाद खरीदिए। अगर बुनियादी तर्क पर अगर आप हमें पूछते हैं अर्षिता, बगैर ये GST का जो मामला है उसको सामने नहीं रखता हूं मैं, तो मुझे चंबल फर्टिलाइजर और कोरोमंडल इंटरनेशनल ये 2 नाम पसंद आते हैं। जल्दबाजी करके अभी तो GST के काउंसिल की तरफ से कुछ स्पष्टीकरण आया भी नहीं है, और अगर आप पहले से ही छलांग लगा देंगे तो खतरे का थोड़ा बहुत आपको सामना करना ब्याज भी होगा। ओके, तो ये शुक्रिया गौरांग इस अपडेट के लिए। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जितना एंथुजियाज्म, एक्सूबरेंस देखने को मिला था, उसके सामने निफ्टी एक थोड़ा सा नेगेटिव और शांत क्लोज दिखा रहा है। 23,510 डे लो से सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर, डे हाई से ऑफकोर्स अच्छा खासा हम नीचे आ गए, करीब 23,600 के ऊपर तक के ट्रेड्स बनते दिखाई देते। लेकिन निफ्टी बैंक आज का हीरो था, और ये हीरो बना हुआ है 51,415 के आसपास। आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हाई यहाँ पर आता हुआ साफ दिखाई देगा। एक बहुत तगड़ा मूव निफ्टी बैंक ने आज दिखाया है, ऑल कर्टसी आपका HDFC बैंक, जो 3% तक के गेंस दिखाने में कामयाब रहा। तो निफ्टी 50 आपके सामने 46 अंकों की गिरावट पर जाकर टिकेगा। 981 अंकों की बढ़त पर निफ्टी बैंक टिकता हुआ दिखाई देगा। आज सेंसेक्स में करीब पॉजिटिव क्लोज आया है। मिड कैप इंडेक्स की स्थिति खराब हुई, यहाँ पर 1% तक का करेक्शन। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग मिड कैप्स में ही देखने को मिली है, और कुछ प्रॉफिट बुकिंग फिर स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखी गई। बैंक्स पॉजिटिव टेरिटरी में और IT स्टॉक्स पॉजिटिव टेरिटरी में आज साफ तौर से बनते दिखाई दिए हैं। लेकिन आज का दिन बड़ी ब्लॉक डील्स का था, तो फटाफट से उन स्टॉक्स पर पहले मैं नज़र डालना चाहूँगी। एक तो इंडस टावर के साथ वोडाफोन आइडिया, हालांकि वोडाफोन PLC में वो पैसा जा रहा है, वोडाफोन आइडिया में नहीं आएगा। इंडस टावर फाइनली 3% नीचे। सनसेरा इंजीनियरिंग में हमने वो बड़ा ब्लॉक होता देखा। ZF कमर्शियल व्हीकल्स में वो बड़ा ब्लॉक होता देखा। सनसेरा करीब 5% ऊपर जाकर टिक रहा है। सनसेरा के बाद ZF कमर्शियल व्हीकल्स में हमने देखा था कुछ बिकवाली का ट्रेड बनता दिखाई दिया। ग्लैंड फार्मा में फोसन ने हिस्सेदारी बेची, तो आज सुबह में वो स्टॉक दरअसल दबाव में रहा। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी आज के दिन बनती दिखाई दी है। चले लेकर आते हैं आपके लिए हीट मैप, और उसमें साफ हो जाएगा कि किन स्टॉक्स का साथ रहा है, कहां पर बिकवाली का दबाव। एविडेंट है कि आज बैंकिंग काउंटर्स कंट्रोल में थे, फाइनेंशियल्स PSU में तेजी, बाकी सभी पॉकेट्स में बिकवाली, और IT सेक्टर भी कुछ बिकवाली की तरफ आता हुआ, खरीदारी की तरफ आता हुआ दिखाई दिया है। अब लेकर आते हैं आपके लिए हीट मैप, और हीट मैप में साफ है एक्सिस, HDFC, ICICI, इंडसइंड, कोटक और SBI जो दिग्गज बैंक है उनमें तेजी अच्छी खासी बनी, वहां पर खरीदारी। अब आप देखिए स्क्रीन कितनी लाल हो चुकी है, सुबह में ऐसी स्थिति नहीं थी। इन्फोसिस में तेजी, HCL टेक में माइल्ड गेन्स,
टेक महिंद्रा में आधे % के गेंस और विप्रो भी अपने गेंस को होल्ड कर पाने में कामयाब रहा। और बाकी सारे काउंटर्स में दबाव। आज सबसे ज्यादा गिरावट तो ऑफ कोर्स टाइटन, मारुति जैसे काउंटर्स, भारती, बजाज ऑटो और L&T जैसे स्टॉक्स में बनती दिखाई दी है। और रिलायंस ने आज फिर साथ नहीं दिया है, यहाँ पर भी ऊपरी लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी, करीब 1.5% तक का दबाव, इसीलिए इंडेक्स पर ये भारी पड़ा। बैंक स्टॉक्स अगर आउट परफॉर्म नहीं करते तो आज हमारी स्थिति और भी बिगड़ी हुई दिखाई देती। तो 23,521 पर निफ्टी 50 जाकर टिका है, 36 अंकों की गिरावट। निफ्टी बैंक ऑफ कोर्स आज का बड़ा परफॉर्मर, लगभग 1000 पॉइंट का गेन। सीधा सौदा का अपडेट अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आशीष और यतिन के बीच का मुकाबला, किन स्टॉक्स पर नजरें थी और कहां पर सबसे ज्यादा कमाई हुई, ये आपके सामने है। तो इक्सिगो जो यतिन ने आपको आइडेंटिफाई करके दिया, लेट एवेन्यूज टेक 10% ऊपर, दीपक फर्टिलाइजर, क्राफ्ट्समैन ऑटो, प्रोटीन, ईगव टेक, ये वो स्टॉक्स थे जहां पर बड़े ट्रेड्स हुए, QIP की खबरें आई। मंदी की तरफ ऑफकोर्स ZF कमर्शियल, DCX सिस्टम रखा, आशीष ने NCL इंडस्ट्रीज भी रखा और GSFC तेजी की तरफ रखा। जी हाँ, तो इसे कहते हैं आतिशी निफ्टी बैंक की एक्सपायरी। अब कल है निफ्टी की पारी, सुबह 7 बजे मॉर्निंग कॉल, उसके बाद 8 बजे मुनाफे की तैयारी। जी हाँ, हाशदाम में आशीष मौजूद होंगे, तीनों के तीनों सारे सेमीकंडक्टर सेक्टर्स और स्टॉक्स की न्यूज़ लेके, ग्लोबल सेटअप लेके, सुबह 8 बजे और 7 बजे मॉर्निंग कॉल। तब तक के लिए नमस्कार।